एक फिल्म तो ऐसी है जिसमें 45 करोड़ रुपया लगा दिया और 60,000 रुपए कमाए। लेडी किलर। ये साला इतना पैसा लगा के ये फिल्में ऐसे बना कैसे लेते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बॉलीवुड जो बातें दिखाता है सामने, ऑब्वियसली उस पर विश्वास करना तो बिल्कुल मूर्खता ही है। तो भाई ने पूछा 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसमें बस एक शब्द लगाना भूल गया, 2 बड़ी घटिया फिल्में रिलीज हो रही हैं। हाँ, अब बताइए। 1 या 1.5 वर्ष पहले रोहित शेट्टी अमित शाह जी से वो मिलने के लिए गए थे। कोई व्यक्ति देखने के लिए फिल्म जाएगा ना, उसको लिटरली ऐसे लगेगा कि जैसे बीजेपी ने इनके गले पर तलवार रख के या सर पर बंदूक रखकर ये फिल्म बनवाई हो। सिंघम 2 का जो कंटेंट था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को या फिर जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू सिंबल्स को वो डिमीन कर रहे हैं वहां पर। मतलब अक्षय कुमार को बोला अपनी रील बना ले, दीपिका को बोला तू अपनी रील बना ले, सबने अपनी अपनी रील बनाई। जब बहुत सारी रील बन गई तो उन सबको जोड़ के सिंघम बना दी। क्या ऐसा ही क्या ऐसा ही था? इवन हॉलीवुड की फिल्मों में जो डेविल वगैरह भी रहेगा वो भी किसी पेगन कल्चर से रहेगा, प्राचीन सभ्यता से, और फिर वो हाथ में क्रॉस लिया हुआ पादरी उस पेगन कल्चर के शैतान को, डेविल को वो भगा रहा होगा। भारत को एक इस्लामोफोबिक देश होने का जो प्रोपेगेंडा है ना, वो अधिकतर सन 2004 के बाद आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इस समय चक दे इंडिया जैसी फिल्म बन जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं भूल भुलैया 3 के बारे में। और भाई वो फिल्म मैंने कल देखी है और मेरा दिमाग खराब हो गया कल। भले ही डायरेक्टली वो बातें बच्चों को अभी समझ में ना आए, पर मन में बातें पड़ती है धीरे धीरे कि भाई एक पुरुष है, वो अपने आप को स्त्री की तरह मान रहा है और उस समय के दरिंदे समाज ने उसको जिंदा जला दिया था। ट्रांसजेंडर तो ठीक है, ट्रांसजेंडर तो एक व्याधि है ही, उसके ऊपर एक और बड़ी व्याधि आ गई है ट्रांसएबल्ड, जिसमें लोग अपने हाथ कटवा रहे हैं, पैर कटा रहे हैं, आंखें फुड़वा रहे हैं। वेस्ट में हाँ। ये लिटरली इसके अलग से टर्म इन्होंने खोज करके रखा है, जिसको वो क्या कहते हैं, जेनोजेंडर कहते हैं। अ टर्म फॉर पीपल वो फील मोर सिमिलर टू एनिमल्स, प्लांट्स और फूड्स। मतलब जब उसको यूज करना था तो वो उसको काम बता रही है, उससे मदद ले रही है, उसको अपने पीछे पीछे घुमा रही है, और एंडिंग में जाकर के बोल रही कि नहीं मुझे तो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट होकर के जीना है। तो उसको घुमा क्यों रही थी? और वो लड़का भी इतना नपुंसक, उसको कोई अपनी खुद की सोच नहीं, समझ नहीं, वो लट्टू बन करके घूम रहा है। जिगरा में कई कंट्रोवर्सीज हैं। एक पहली कंट्रोवर्सी आती है कि कटरीना कैफ को हटाकर आलिया भट्ट को लाया गया। मतलब कम से कम एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट कंट्री उसे दिखाना चाहिए था नॉर्थ कोरिया की तरह। अभी हमने तो जिगरा भी नहीं देखी, हमने सिंघम भी नहीं देखी, हमने भूल भुलैया भी नहीं देखी। तो आप बेसिकली पता है क्या काम करते हैं? आप वो काम कर रहे हैं, यानी कि आप एक प्रकार से हलाहल पी रहे हैं। आप पहले सारी फिल्में देख लेते हैं और फिर लोगों को आगाह कर देते हैं कि मत देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल, और आज फिर से हम बात करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। हमारे नए शो फिल्मी चक्कर में, हमारा दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ प्रतीक बुराड़े भाई साहब हैं हमेशा की तरह। और प्रतीक भाई, बड़ी तगड़ी फिल्में आई हैं इस बार, हैं? मतलब एक फिल्म तो ऐसी है जिसमें 45 करोड़ रुपया लगा दिया और 60,000 रुपये कमाए। लेडी किलर। ऐसी किलिंग मशीन क्यों बनाई गई? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और सब AKTK के जितने भी दर्शक हैं सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी दीपावली तो वैसे ख़त्म हो गई है। आपने द लेडी किलर की बात की, तो देखिए उस फिल्म को तो रिलीज़ होकर कई महीने हो गए। वो न्यूज़ अभी हालांकि सर्कुलेट हुई काफ़ी कि बजट काफ़ी ज़्यादा था, फिल्म ने केवल 60,000 कमाए। तो फिल्म वो बहुत पुरानी है। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर उसमें मुख्य भूमिका में थे, और बिल्कुल ही ऐसे ही जस्ट उनको रिलीज़ करना था, 2-4 स्क्रीन पर उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। कहीं पर किसी ने फिल्म का नाम भी नहीं सुना था। मैंने तो उस फिल्म को देखा भी नहीं, क्योंकि फिल्म लगी ही नहीं थी हमारे यहाँ पर। उस एक फिल्म के लिए दूसरी जगह जाना भी संभव नहीं था, और पता नहीं उस फिल्म के साथ में क्या हुआ, क्या समस्या थी। फिल्म आधी अधूरी बनाकर ही उन्होंने रिलीज़ कर दी थी, ऐसा मेरे सुनने में आया। अब उसको तो वैसे बहुत दिन हो गए हैं रिलीज़ होकर के, तो अभी देखा नहीं, इस कारण से मैं भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। पर इसमें जो मेरी स्टडी है ना, वो ये है कि अभी OTT के जो वो है ना नियम, वो चेंज किए गए हैं। नियम ये कर दिए गए हैं कि OTT पे अगर आप कोई फिल्म OTT के लिए बनाते हो तो उसको सीधा OTT पे रिलीज़ नहीं कर सकते, उसका पहले थिएट्रिकल रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। तो जब वो थिएटर में रिलीज़ करोगे उसके बाद ही आप OTT पे रिलीज़ कर पाओगे, ये नियम है अब।
तो उस नियम वैसे को बाईपास करने के लिए इन्होंने पूरी एडिट किए बिना इसको 2-3 थिएटर्स में रिलीज कर दिया और फिर इसको OTT पे रिलीज किया गया। नहीं, इसको तो किसी OTT ने भी नहीं लिया है द लेडी हाँ, किलर वो को, YouTube ने लिया। यूट्यूब पर डायरेक्ट उन्होंने रिलीज किया है। हाँ। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। OTT पर 2 प्रकार की फिल्में रिलीज होती है। एक तो OTT खुद जिन फिल्मों को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, उनका अपना खुद का भी बजट होता है और उस बजट के अंतर्गत वे उनकी ओरिजिनल मूवीज और सीरीज बनाते हैं और वे खुद उनको नेटफ्लिक्स उन्हें प्रोड्यूस कर, नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, वे खुद कुछ कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो कंटेंट होता है जो उनके द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया गया होता, उसके लिए आपने जो कहा वो नियम है, मैंने सुना है कि पहले उस कंटेंट को थिएटर में रिलीज करना आवश्यक है और फिर वहां पर वो फिल्म कैसे परफॉर्म करती है, कलेक्शन वगैरह, उसके आधार पर फिर शायद वो एंड की जो डील है वो फाइनलाइज करते हैं कि भाई कितने में उन्हें परचेस करनी है। बाकी उनके द्वारा खुद प्रोड्यूस किया गया जो कंटेंट होता है वो तो ऑब्वियसली उनका है, तो वो उसको काफी जोर शोर से प्रमोट करके रिलीज भी करते हैं। बाकी ये जो द लेडी किलर की आपने बात की, ये तो पता नहीं कुछ तो अंदर समस्या हुई है, प्रोड्यूसर्स शायद पीछे हट गए होंगे, डायरेक्टर भी फिल्म पूरी नहीं कर पाए, आधी अधूरी फिल्म थी और बिना पूरा किए ही जस्ट अब डालना है कहीं पर तो उन्होंने डाल दिया, ऐसा मेरा तो कम से कम अनुमान है। कुछ भी उसके बारे में ना प्रोड्यूसर्स की तरफ से, फिल्म मेकर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। जस्ट इतना मैंने सुना है कि आधी अधूरी फिल्म ही थी और उन्होंने पूरा भी नहीं किया उसे, और बिना प्रमोशन से उन्होंने बस ऐसे ही कुछ 2-4 स्क्रीन्स पर रिलीज कर दिया था। ओके प्रतीक भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, हमने क्या था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी आज से 1.5-2 साल पहले, द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक नाम से, और इस समय भी हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर अभी काम कर रहे हैं जो कि हमारी चर्चिल के ऊपर है। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जब हमने उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम किया था तो लगभग हमारे 6 महीने उसी में निकल गए थे, जबकि वो एक 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। उसमें आप फैक्चुअली चीज़ों को दिखा रहे हो, राइट। आप यहाँ पर एक फीचर फिल्म बना रहे हो, उसमें आपको 50 तरीके की क्रिएटिविटी लगानी होती है, कोई आदमी दिमाग में कॉन्सेप्ट सोचता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये साला इतना पैसा लगा के ये फिल्में ऐसे बना कैसे लेते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। 45 करोड़ की फिल्म थी। 45 करोड़ रुपए लगाकर कोई बंदा ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है। मैं अपने उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई जिसमें मुझे पता है कि कितना परिश्रम लगा था, तो ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, धरातल पर उतार देते हैं ऐसी फिल्मों को। क्या इसमें मतलब कहीं आपको ये लगता है कि ब्लैक मनी को यूज़ करना है, वाइट करना है, वो वाला चक्कर है? मैं बस वही कहने वाला था। अब अंदर की बात तो हमें ऑब्वियसली पता नहीं है, पर बॉलीवुड जो बातें दिखाता है सामने, ऑब्वियसली उस पर विश्वास करना तो बिल्कुल मूर्खता ही है। तो सामने जो बातें आती है ना, वो जस्ट 2 लोगों को दिखाने के लिए होती है, पीछे क्या हो रहा है पर्दे के वो इंडस्ट्री जाने। बाकी ये जो न्यूज़ वायरल कराई गई, 45 करोड़ बजट है, 60,000 फिल्म ने कमाई की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मीडिया हाउस जस्ट ऐसे ही उसको न्यूज़ को पब्लिश किया होगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो इनका इंटेंशन होगा। पता नहीं इसको अपने जो भी ईयर एंड पर प्रोडक्शन हाउस अपना इनकम टैक्स फाइल करता होगा, वहाँ पर उसका वो कैसे यूज़ करते होंगे, नहीं करते होंगे, मुझे उतना पर्सनली उसके बारे में जानकारी नहीं है। पर देखिए, लेडी किलर रिलीज़ होकर के कितने महीने हो गए, पर अभी जस्ट इस समय वो अचानक से न्यूज़ वायरल हो गई। इसके पीछे मुझे कम से कम कुछ औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने पुरानी फिल्म अभी वो न्यूज़ वायरल हो रही है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है कि फिल्म ने 60,000 केवल कमाए, वो तो 5-6 महीने पहले ही मैंने इस न्यूज़ को सुना था। तो अभी फिर से ये कैसे वायरल हो गई, ये भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस उद्देश्य से इसको दोबारा से वायरल कराया गया सोशल मीडिया पर, कैसे अचानक से ये चर्चा शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है अर्जुन कपूर की फिल्म सिंघम आ रही थी और सिंघम के साथ साथ ये न्यूज़ अपने आप लोगों ने पिक कर ली और उठ गई, ऐसा हो सकता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, सिंघम अगेन अभी रिलीज हो रही है। हाँ। तो हो सकता है कि उस फिल्म के बारे में कोई सामने वाला कुछ नेगेटिविटी करना चाहता होगा, तो उन्होंने इस न्यूज़ को यूज़ किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। इंडस्ट्री में बहुत इस प्रकार की पॉलिटिक्स चलती है। बड़ी बड़ी फिल्में साथ में जब क्लैश होती है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध कुछ तो ऐसा माहौल, वातावरण सकारात्मक या नकारात्मक बनाने के लिए ऐसी न्यूज़ का उपयोग किया जाता है। ये तो देखा हुआ है, हम सामने देखते हैं।
ओके ओके बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा एक्चुअली में चलिए अब मेरे ख्याल से जो दिवाली पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, सिंघम और भूल भुलैया, उनकी बात करते हैं, जिसके लिए हमने स्पेसिफिक पॉडकास्ट आज का रखा है। ये हम आई थिंक मेरी आपसे बात हुई थी तो हम लोग इसे दीपावली से पहले करने वाले थे, बट हमने इसको शिफ्ट इसीलिए किया क्योंकि सिंघम और ये फिल्म भूल भुलैया 3 ये दोनों फिल्में रिलीज़ होने वाली थी। तो कैसा रहा आपका भाई? देखो, प्रश्न जो भाई ने पूछा है ना, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। भाई ने पूछा 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसमें बस एक शब्द लगाना भूल गया, 2 बड़ी घटिया फिल्में रिलीज हो रही हैं। हाँ, अब बताइए। नहीं, पर अब चलिए वो देखिए, उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ये गर्वित नहीं, कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा आपने कहा। प्रतीक भाई, ये एक्चुअली गर्वित कल वो देख के आया है, भूल भुलैया 3 देख के आया भाई साहब मैं। हाँ, मैंने नहीं देखी अभी तक, तो मैंने सोचा कि पहले प्रतीक भाई देख लें, उसके बाद मैं थोड़ा उनका अनुभव जान के फिर देखते हैं क्या करना है आगे। तो चलिए आप बताइए अपना अनुभव। आई थिंक भूल भुलैया से स्टार्ट करें ना? सिंघम से शुरू करते हैं। सिंघम से बात हुई है तो साथ साथ भूल भुलैया ले लेंगे जी। तो वैसे तो दोनों फिल्मों को भूल ही जाएं तो ही ठीक है। आप सिंघम से स्टार्ट करिए। सिंघम का कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, आपने फिल्मी चक्कर की बात की, दूसरा एपिसोड है हमारा ये, और जैसे कि आपने कहा कि हम दिवाली के मतलब हर मंथ के एंड में ये एपिसोड करने वाले हैं। तो सितंबर की फिल्मों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, अक्टूबर की फिल्में जो थी उसका हम मंथ एंड पर चर्चा करने वाले थे, पर ये अब बजट की दृष्टि से बड़ी फिल्में 1 तारीख को रिलीज होने वाली थी, इस कारण से हमने थोड़ा सा इस बार इसे लेट शूट किया है इस पॉडकास्ट को। तो सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों ही तीसरे पार्ट है इनकी फिल्म सीरीज के। सिंघम अगेन भी सिंघम 3 ही हम उसे कह सकते हैं। दोनों ही फिल्मों को क्रिंज फेस्ट हम बिल्कुल कह सकते हैं। लिटरली एक बहुत भयानक टॉर्चर था दोनों ही फिल्में। फिल्म मेकिंग की दृष्टि से, मतलब वो फिल्में क्या कहने का प्रयास करती है वो एक अलग ही थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। टेक्निकली भी, फिल्म मेकिंग की दृष्टि से भी अगर हम देखें, बहुत ही ज़्यादा घटिया डायरेक्शन, एक्टिंग की दृष्टि से भी। आप इवन माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को भी अगर आप देख लेंगे, भाई इतने वर्षों का अनुभव है, फिर भी आप भूल भुलैया 3 में उन दोनों को देखेंगे तो लिटरली क्रिंज फील होता है, नहीं देखा जाता। पूरी एक्टिंग भी घटिया। और सबसे पहले चलिए, आपने सिंघम अगेन से कहा तो वहीं से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा आज से करीब 1 या 1.5 वर्ष पहले रोहित शेट्टी अमित शाह जी से वो मिलने के लिए गए थे। आपने देखे थे वो वीडियो? पता, फोटो वगैरह सामने आया था। अमित शाह उनसे वो मिलने के लिए गए थे। तो मैंने अपने सिंघम अगेन के रिव्यू में शुरुआत में कहानी बताई है, पता नहीं आपने वो रिव्यू देखा या नहीं। एक काल्पनिक कहानी मैंने बताई थी कि एक गांव था, वहाँ पर दशकों तक एक वामपंथी मुखिया का, प्रधान जी का सवर्चस्व था, शासन रहा, सरपंच वगैरह आप जो भी कहिए, वामपंथी मुखिया थे। वो गाँव की एक नाट्य मंडली थी और वो नाट्य मंडली वहाँ पर कुछ ड्रामा, स्टेज प्लेस वगैरह बनाती थी और बड़ी लॉयल थी वो नाट्य मंडली अपने वामपंथी मुखिया के प्रति। और जो मुखिया था वो भी उस नाट्य मंडली का अपनी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए खुलकर नहीं, बहुत अच्छे से उपयोग करता था। सामने से नहीं आता था, कभी कभी उस नाट्य मंडली वाले लोगों के साथ में वो दिखता वगैरह नहीं था, परंतु उनका उपयोग बहुत अच्छे से करता था। नाट्य मंडली भी उनके प्रति काफ़ी लॉयल थी। अब वामपंथी नाटक वगैरह, स्टेज प्लेस वगैरह वो करते थे। अब कई वर्षों के बाद में गाँव के लोगों ने देखा कि भाई ये जो वामपंथी मुखिया, इसके कारण गांव की आर्थिक हालात बद से बदतर होती जा रही है, आजू बाजू के गांव के साथ में रिश्ते खराब हो रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा के मुखिया को गांव में चुनकर दिया। अब उसके बाद में धीरे धीरे लोग फिर नाट्य मंडली की सच्चाई जानने लग गए। लोगों के मन में आक्रोश बढ़ने लगा कि भाई ये किस प्रकार के षड्यंत्र दशकों तक कर रहे थे, हमें आपस में मतलब जो भी वामपंथियों के षड्यंत्र होते हैं उस प्रकार का कंटेंट ये दिखा रहे थे, हमारी ही रीति रिवाज परंपराओं का मजाक उड़ा रहे थे। अब जब लोगों ने नाट्य मंडली की आलोचना खुलकर करना शुरू की तो वहां पर 2 भाग हो गए। एक भाग तो अभी भी अपना वामपंथी कंटेंट बना रहा था और दूसरे कुछ नाट्य मंडली के लोग ऐसे थे जो अपने आप को बाहर से थोड़ा सा राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो वे फिर जो गांव के राष्ट्रवादी विचारधारा के नए मुखिया हैं उनके साथ में फोटो वगैरह खिंचवाते थे, उन साथ में मिलते थे और दिखावे के लिए कुछ राष्ट्रवादी कंटेंट, नाटक वगैरह वो बनाते थे, परंतु बहुत ही घटिया बी ग्रेड टाइप का। मतलब जस्ट अपने आप को उस गांव के नए मुखिया के सामने गुड लुक्स में लाने के लिए, अच्छे नंबर्स उसके सामने अपने बनाने के लिए वो दिखावे का राष्ट्रवादी कंटेंट बनाते थे।
तो मुझे सिंघम अगेन देखने के बाद में जस्ट वही फोटो याद आई कि रोहित शेट्टी, अमित शाह उनसे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने शायद उस समय, आप देख लीजिए यहाँ पर सिंघम अगेन, आपने आप में से किसी ने देखी सिंघम अगेन? नहीं, हिम्मत हुई नहीं। मैंने उसके बहुत सारे तो वहां पर देखे, मैंने उसके बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा। जी बोलिए। हाँ, तो सिंघम अगेन में एक होम मिनिस्टर का अलग से कैरेक्टर है, रवि किशन, उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया होम मिनिस्टर का, और काफी महत्वपूर्ण मुख्य रोल है। जो अजय देवगन का सिंघम का पात्र है वो बार बार होम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहा है, और फिल्म में ऐसा सामने से दिखाने का प्रयास किया है ना कि जैसे कि हम बड़ा मतलब खुलकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही है, नए भारत की बातें हो रही है, नया भारत घुसकर मारता है ऐसी बातें हो रही है। मतलब कोई व्यक्ति देखने के लिए फिल्म जाएगा ना, उसको लिटरली ऐसे लगेगा कि जैसे बीजेपी ने इनके गले पर तलवार रख के या सर पर बंदूक रखकर ये फिल्म बनवाई हो। लिटरली में आप यही दिखेगा। पर आप देख लीजिए, मैंने एक शब्द उपयोग किया था सिंघम अगेन के रिव्यू में कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। वो जो कहावत है ना, ऐसी हालत एक प्रकार से बीजेपी की है। बीजेपी कला और साहित्य के क्षेत्र को कभी भी ठीक से वो उपयोग नहीं कर पाई, जिस प्रकार से वामपंथी उपयोग करते थे अपने प्रोपेगेंडा का स्प्रेड करने के लिए। परंतु वामपंथी कभी पता नहीं चलने देते कि वो फिल्म इंडस्ट्री का यूज कर रहे हैं, बड़ा ही सटल वे में और इमोशनल ब्लैकमेल करके वो अपना जो भी एजेंडाज होते हैं, जातिवाद का हो, सेक्सुअल लिबरेशन का हो, या जो भी हो, बड़ा सटल वे में वो बातें स्प्रेड करते हैं वामपंथी। पर अभी ये जो जूस भी, यहूदी भी, हाँ बिल्कुल। और अभी आप देख लीजिए, ये जो कथित राष्ट्रवादी फिल्में पिछले कुछ समय से बन रही है ना, तो इंडस्ट्री बीजेपी के नेताओं के साथ में फोटोज वगैरह खींचना, जैसे सम्राट पृथ्वीराज का देख लीजिए, वायर ऐप ने पूरी अलग से स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को वगैरह सब बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी के बुलवाया गया था। अमित शाह जी भी थे शायद स्क्रीनिंग में। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में आप देख लीजिए, आदि पुरुष के समय भी ओम राउत के बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ में, संतों के साथ में भी इवन फोटोज वगैरह थे। पर ये सारी फिल्में आप देख लीजिए, राष्ट्रवाद को प्रमोट करना तो दूर की बात, पर राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक अवश्य इन फिल्मों ने उड़ाया है। बिल्कुल। तो बीजेपी कुछ यूज तो नहीं कर रही कला और साहित्य के क्षेत्र को, पर ये लोग उनके साथ में फोटोज खिंचवा कर, जबरदस्ती चिपक कर ऐसा दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो तानाशाह मोदी है, फांसीवादी मोदी है, देखो हमारा यूज कर रहे हैं, देखो हमारी तो इच्छा नहीं है पर जबरदस्ती जैसे हमसे राष्ट्रवादी कंटेंट बनाया जा रहा हो। इस प्रकार का इंप्रेशन एक प्रकार से देश की जनता पर पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी कहीं पर भी ऐसा कर रही है ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, उल्टा वामपंथियों ने यह अवश्य किया, तो ये बीजेपी को फायदा तो नहीं पर नुकसान अवश्य होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देश की जनता, ये जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है या किसी से जुड़ा हुआ नहीं, एक सामान्य नागरिक है भारत का, वो जब सिंघम अगेन देखने के लिए जाएगा, वो देखेगा कि भाई होम मिनिस्टर से मिल रहा है सिंघम, आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहा है, नए भारत की बातें कर रहा है, घर में घुसने की बातें कर रहा है, नए कश्मीर की बातें कर रहा है, ये वगैरह वगैरह जिस प्रकार के डायलॉग्स है, उसे क्या लगेगा कि भाई ये तो बीजेपी वाले तो देखो कैसे प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं। और इंडस्ट्री तो नसरुद्दीन शाह वगैरह वो तो कह ही रहे हैं कि भाई जैसे हिटलर ने अपने नाजी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए फिल्में बनवाई थी, ऐसे ही मोदी जी भी फिल्में बना रहे हैं। तो ये हो कुछ नहीं रहा। हम अगर देखें, उल्टा जितनी स्वतंत्रता बीजेपी के समय में कला और साहित्य के क्षेत्र को है, वैसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु फिर भी एक इमेज गलत सामने बन रही है, वो भी इस प्रकार के बी ग्रेड कंटेंट के कारण। तो ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन नुकसान ही इससे अवश्य होगा। बाकी हाँ, एक बात है कि जो रामायण के जो ऐतिहासिक अलग अलग स्थल है उनका बीच बीच में उल्लेख किया गया है। तो चलो फिल्म तो घटिया बनी हुई है, एक्टिंग घटिया है, पर जो लोग फिल्म देखने के लिए गए या बच्चे वगैरह भी होंगे, उन्हें कम से कम रामायण के वो जो ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल जाएगी। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है कि जो बेसिकली जो पिछली सिंघम थी, सिंघम 2, वो तो बहुत बड़ी फ्लॉप थी, है ना? वो एक बिल्कुल पहली सिंघम, हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, वो बेसिकली एक फ्लॉप पिक्चर थी, और उसमें जितना मैंने देखा है, आई थिंक जेम्स ऑफ बॉलीवुड में भी उसमें कुछ क्लिप्स वगैरह निकाल कर ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से वो जो कंटेंट था, सिंघम 2 का जो कंटेंट था, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदू सिंबल्स को वो डिमीन कर रहे हैं वहाँ पर। और
मतलब आप देखेंगे कि एक सिंघम की पोज में नीचे से एक कैमरा लेते हुए उसको एक लार्जर देन लाइफ दिखाया है और पीछे एक उसके मज़ार बनी हुई है, मज़ार या फिर जो हम दरगाह बोलते हैं। तो बेसिकली एक लार्जर देन लाइफ फिगर दिखाने के लिए एक दरगाह का प्रयोग कर लिया गया और जो हिंदू सिंबल्स हैं उनको डिमीन किया गया। तो देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए क्रिटिसिज्म की। मैं ये मानता हूँ कि हमारे रिलीजन के अंदर भी, हमारे धर्म के अंदर भी क्रिटिसिज्म अलाउड है और वो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट वो लॉजिकल होना चाहिए, वो ज़बरदस्ती का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वह सिंघम 2 जैसी फिल्मों में वो दिख रहा था और उसको बहुत ट्रोल किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि सिंघम 3 में इन्होंने ज़बरदस्ती ये छौंक मार दिया है कि भाई चलिए जटायु दिखाया गया है और उसके बाद इसकी एंट्री आ गई है अक्षय कुमार की और वो हनुमान जी की तरह वो बैठ रहा है उस पर, कौन है, क्या नाम है इसका, रणवीर सिंह सिम्बा। हाँ, तो ये एट टाइम्स तो मुझे लग रहा था कि मैंने तो ट्रेलर ही देखा है, एट टाइम्स मुझे उसमें भी एक क्रिंज सा लग रहा था कि ज़बरदस्ती का ये एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मेरे को ये भी लगी कि मतलब जो मैं और लोगों से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि सब ने ना अपनी अपनी रील बनाई। जब बहुत सारी रील बन गई, मतलब अक्षय कुमार को बोला अपनी रील बना ले, दीपिका को बोला तू अपनी रील बना ले, सब ने अपनी अपनी रील बनाई। जब बहुत सारी रील बन गई तो उन सबको जोड़ के सिंघम बना दी। क्या ऐसा ही था? जैसे कि अनुज भाई ने कहा कि आपने केवल ट्रेलर देखा, तो मैं कहूंगा फिल्म देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेलर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है फिल्म, उसके अलावा फिल्म में और कुछ भी नहीं था और बिल्कुल क्रिंज फील होता है। बहुत ही घटिया डायरेक्शन, कोई मेहनत उन्होंने नहीं की है, जस्ट अलग अलग केमियोज उन्होंने शूट करके एक साथ में जोड़ दिया है। इसके अलावा और कोई भी फिल्म में अलग से उन्होंने कोई कहानी पर मेहनत की हो, कोई सब प्लॉट्स डाले हो, कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं। कहानी में भी कुछ भी नयापन नहीं है, जस्ट एक दिखावे का राष्ट्रवाद। और जो आपने सिंघम रिटर्न्स, सिंघम 2 का उल्लेख किया, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, खुलकर वो फिल्म हिंदू संस्कृति का विरोध करती है। देखिए, फिल्म में एक हिंदू संत को उन्होंने सामने रखा है कि किस प्रकार से हिंदू संत का पूरा एक साम्राज्य है और जितने भी गलत काम आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे के सारे गलत काम वो हिंदू संत कर रहा है। और सिंघम उसके विरुद्ध लड़ने में एक प्रकार से फिल्म के सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे वो हताश हो जा रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो काम नहीं कर पा रहा उस हिंदू संत के विरुद्ध, उस पर एक्शन नहीं ले पा रहा। और जब हर तरफ से वो हताश निराश हो जाता है, फिर दरगाह में वो मन्नत मांगने के लिए सिंघम को और पुलिस डिपार्टमेंट को जाते हुए दिखाया है और दरगाह में मन्नत मांगने के बाद में फिर उसकी सब कुछ वो सफलता मिल जाती है सिंघम को। ये कुल मिलाकर सिंघम 2 की एक थीम थी। और आप देख लीजिए सन 2004 से 14 का जो समय है, उस समय कांग्रेस ने सिस्टमैटिक वे में एक हिंदू आतंकवाद का हवा खड़ा करने का प्रयास किया था और बहुत सारे अलग अलग हिंदू संतों के विरुद्ध षड्यंत्र हुए थे, जैसे कि पाकिस्तानी आतंकियों को छोड़कर साध्वी प्रज्ञा जी हो, असीमानंद जी हो, कर्नल पुरोहित जी हो, इनको जिस प्रकार से झूठे आरोपों में फंसाया गया। और बहुत सारे मेरे गुरुदेव के विरुद्ध, मैंने तो उस समय, मैं तो आश्रम में ही था, मैंने सब ये बातें अपनी आंखों से सामने से देखी हुई कि किस प्रकार की झूठी अनर्गल बातें स्प्रेड की गई थी। और जितना मेरा अनुमान है, इन सब बातों को एक प्रकार से जस्टिफाई करने के लिए उस समय फिर पीके भी बनी, OMG भी बनी, ओ माय गॉड अक्षय कुमार की, फिर सिंघम रिटर्न्स भी बनी। आप सोचिए कि कैसे अचानक से ये सब 2-3 फिल्में एक साथ में सेम थीम पर आधारित बन जाती है, हिंदू संतों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने की। और अनुज भाई ने जो कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर भाई हमारी संस्कृति पर कम से कम बॉलीवुड को इस प्रकार की आलोचना करने का मतलब उनको क्या अनुभव है, या आप एक सिस्टमैटिक वे में एक विशिष्ट उद्देश्य से हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, संतों को टारगेट कर रहे हैं। और संत किसी भी सभ्यता का, संस्कृति का आधार होते हैं। आप देख लीजिए हॉलीवुड का कंटेंट देख लीजिए, आपको हर जितनी भी उनकी हॉरर फिल्में आप उठा करके देख लीजिए, कोई पादरी होगा, ईसाई पादरी, वो हाथ में क्रॉस लेकर के किसी शैतान को, डेविल को भगा रहा होगा। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फिल्में हॉलीवुड की आपको अधिकतर, अभी हालांकि वहाँ पर भी पिछले 4-5 वर्षों में वोक फिल्में बन रही है, पर आप पिछले कई दशकों की फिल्में अगर हॉलीवुड की उठा करके देखेंगे तो बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फिल्में रहेंगी। इवन हॉलीवुड की फिल्मों में जो डेविल वगैरह भी रहेगा वो भी किसी पेगन कल्चर से रहेगा, प्राचीन सभ्यता से, और फिर वो हाथ में क्रॉस लिया हुआ पादरी उस पेगन कल्चर के शैतान को, डेविल को वो भगा रहा होगा। शैतान मतलब पेगन कल्चर का गॉड, उसको ही वो शैतान फिल्म में दिखाते हैं। अधिकतर हॉरर फिल्मों की थीम आपको यही हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ भारत में आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे संतों को
अच्छा दिखाने वाली फिल्मों की लिस्ट आप बनाई, कितनी फिल्में मिलेंगी? मुझे तो एक भी नाम याद नहीं आ रहा कि भाई उसमें हिंदू संतों को पॉजिटिव वे में कहीं पर किसी एक फिल्म में भी दिखाया हो। बॉलीवुड की विशेषता अगर हम बात करें, तेलुगु फिल्मों में तो मिल जाएंगे ऐसी कुछ फिल्में, बॉलीवुड में तो मुझे एक भी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में टारगेट ही कर रहे हैं ना, ये इस एक पूरा सिलेक्टिव आउटरीच वाली ही स्वतंत्रता क्यों चाहिए इन्हें? और दूसरी तरफ तो हम देख लीजिए, आप दरगाह में मन्नत मांगने के लिए जा रहे हो, वहाँ मन्नत पूरी हो जा रही है। बाकी पादरियों को, ईसाई पादरियों को भी एक बड़ा ही मसीहा के रूप में ही बॉलीवुड हमेशा से स्वतंत्रता के बाद में प्रस्तुत करता आया है। और जितने भी हिंदू संत हो, सिंबल्स हो, जो हमारी सभ्यता के संस्कृति के आधार रहे हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वे में टारगेट किया गया है। इवन आप OMG2 अक्षय कुमार की भी देख लेंगे तो वहां पर भी एक हिंदू संत का पात्र केवल उन्होंने अच्छा दिखाया था, बाकी सबको ही उन्होंने भ्रष्ट वगैरह ही दिखाया था। और वो जो एक हिंदू संत का अच्छा पात्र है वो भी शिरडी के साईं बाबा के भक्त है, ऐसा उन्होंने दिखाया था, वो एंडिंग में वगैरह बोल रहे हैं, जो भी है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में हमें पैटर्न दिखाई देता है ना। और फिर अभी जब देश में सत्ता परिवर्तन हो गया है, राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है, तो ये अमित शाह जी के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खींच के इस प्रकार की बी ग्रेड फिल्में बना रहे हैं। तो देश की जनता पर क्या इंप्रेशन जाएगा कि भाई जैसे बीजेपी तानाशाह मोदी उनके सर पर बंदूक रखकर जबरदस्ती ऐसी फिल्में बनवा रहे हो अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि फिल्म जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रामायण की भी जहां पर वो महिमा बता रहे हैं ना, ऐसा लगेगा जैसे कोई कालनेमी राम भक्ति की महिमा बता रहा हो। लिटरली यही आपको फिल्म देखते हुए फील होगा। तो कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे तो नहीं लगता कि कोई इससे होगा। प्रतीक भाई, इसमें एक और भी चीज़ ये आ जाती है, जैसे कि आपने अभी मैंने कहा था कि वो क्रिटिसिज्म की एक स्वाधीनता जो है वो होनी चाहिए, पर वो भाई क्रिटिसिज्म तो हो। अब जैसे मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम 1930 के दशक में देखते हैं तो फिल्मों पर जैसे ही बोलने वाली फिल्में आई तो फिल्मों पर राइटर एसोसिएशन जो थी और एक और संस्था थी ना, IITA थी, क्या नाम था, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट 1936 में वो संस्था बनती है और 1942 में राइटर्स एसोसिएशन बनती है। इन दोनों संस्थाओं पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट जो थे उनका कब्जा होता है। और आप देखेंगे उस समय जितने भी राइटर्स थे वो उर्दू के राइटर्स थे, तो ये कब्ज़ा वहाँ से चालू हो जाता है। और 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने एक तरीके से इन दोनों एसोसिएशंस को फुल पावर दे दी थी। बेसिकली उसके बाद ये हो गया था कि जो भी लोग, मैं आपको भेजूंगा इसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो जो लोग मतलब आप ये लगा लीजिए इन दोनों संस्थाओं के अंदर इतनी ताकत थी उस समय कि ये जिसको चाहते थे वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता था, अन्यथा नहीं। उसके बाद का हम जानते ही हैं कि किस तरीके से हाजी मस्तान हो गया या फिर दाऊद गैंग हो गया, उन्होंने किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा किया है। और उसी समय अधिकांश फिल्में इस टाइप की बनी हैं जिसमें मतलब कोई भी हिंदू सिंबल, मतलब आप ये लगा लीजिए कास्ट वाइज तो इतना हम बचपन में देखते थे जब फिल्में देखते थे कि ब्राह्मण जो है वो एक धूर्त ब्राह्मण है, पाखंडी ब्राह्मण है, बनिया जो है उसका काम ही दुनिया को लूटने का है, जो ठाकुर है उसका काम ही इज्जत लूटने का है या फिर घोड़े के पीछे लोगों को बांधने का है, और जो बाकी कोई बचा है वो दबा कुचला है, और उसको साइड में जो मुस्लिम व्यक्ति है वो उसको सहारा दे रहा है। ये बेसिकली थीम होती थी। और रिपीटेडली मैंने पता नहीं कितनी फिल्मों में, बिकॉज मैं भी देखता था जब बच्चे के रूप में, तो मेरे दिमाग में इन चीज़ों का प्रभाव पड़ गया था। हर फिल्म में ऐसे ही दिखता था यार, ठाकुर घोड़े से लोगों को खींच रहा है। सो ये एक रिपीटेड पैटर्न था। अब मैं कहना ये चाहता था कि भाई आप लोगों ने जो इतने सालों तक किया है ना, वो स्पष्ट रूप से दिखता है लोगों को कि इट इज़ प्रोपेगेंडा, ठीक है। लेकिन देयर शुड बी फिल्म्स और देयर मस्ट बी फिल्म्स लाइक, मैं एग्जांपल तो अभी किसी को दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड ने मेरे ख्याल से ऐसी अच्छे क्रिटिसिज्म पे कोई फिल्म बनाई नहीं है, पर जैसे फॉर एग्जांपल जय भीम फिल्म थी, इट वॉज अ मास्टरपीस इन टेक्निकल टर्म्स, इट वॉज अ मास्टरपीस, ठीक है, बिल्कुल। बट उसमें प्रोपेगेंडा क्या कर दिया इन्होंने, उसमें जो एक क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर था जिसने एट्रॉसिटीज़ की थी लोगों पर, उसको बदल के उन्होंने एक अपर कास्ट लोअर कास्ट एंगल दे दिया। अगर वो क्रिश्चियन टर्म्स में ही बनाते फिल्म को और उस एट्रॉसिटी को दिखाते तो वो मास्टरपीस था बहुत बड़ा, ये मेरा मानना है। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिससे कि हमारे समाज में यदि कुछ कमी है वो सुधरे भी। आप इससे एग्री करते हैं?
बिल्कुल क्रिटिसिज्म की तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फिल्में हमें उल्टा वामपंथियों से सीखना चाहिए कि टेक्निकली वेल मेड फिल्में कैसे बनानी चाहिए। और जय भीम फिल्म की आपने जहाँ तक बात की, उसमें ज़बरदस्ती कास्ट का एंगल तो उन्होंने डाला ही था, साथ में ही आप देख लीजिए फिल्म का जो हीरो है उसके पीछे कार्ल मार्क्स की एक बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा भी उन्होंने दिखाई है। तो कम्युनिस्ट विचारधारा को भी साथ में ही वो वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। और आपने जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की भी बात की ना, स्वतंत्रता के बाद में नेहरू के समय किस प्रकार से उस समय भी काफ़ी सोशलिस्ट विचारधारा की फिल्में, पर वो इतनी सटल थी कि लोग उतना वो बातें समझ नहीं पाए थे। पर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी का जब थोड़ा छोटा ही शासन था, पर आप उस समय देख लीजिए उस कालखंड में आप मनोज कुमार, जिन्हें हम भारत नाम से जानते हैं, उनकी काफ़ी ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में उसी कम समय में ही सही पर कुछ फिल्में बनी थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी का शासन आया, फिर तो आपातकाल के बाद में पूर्ण रूप से चाहे वो कला और साहित्य का क्षेत्र हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पर पूर्ण और पाठ्य पुस्तक हमारे वहाँ पर तो पूर्ण रूप से कम्युनिस्टों का ही कब्जा उसके बाद में हो गया। और फिर 70 के दशक में बाद में आप एक एक्सट्रीम प्रोपेगेंडा ज़्यादातर फिल्मों में देखने को मिलेगा। फिर भी वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सटल था, पर सन 2000 लगभग 10 के बाद में अगर आप देखेंगे ना, तो ये एक बहुत ही भयानक वो प्रोपेगेंडा हमने सन 2000 विशेषतः सन 2004 के बाद में, आप जब कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट आती है अटल जी की सरकार के बाद में, उसके बाद में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के फिल्म इंडस्ट्री का उपयोग किया गया। आप देख लीजिए कांग्रेस के शासन में जो भारत को एक इस्लामोफोबिक देश होने का जो प्रोपेगेंडा है ना, वो अधिकतर सन 2004 के बाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस समय चक दे इंडिया जैसी फिल्म बन जाती है, उसमें एक मुस्लिम पात्र को विक्टिम दिखा करके पूरा एक प्रोपेगेंडा वो खड़ा करते हैं। इवन रंग दे बसंती जैसी फिल्म में भी एक मुस्लिम कैरेक्टर है, उसको सामने रख वो तो पूरी फिल्मी कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, पर एक मुस्लिम पात्र को सामने रखकर भी वो वही एक इस्लामोफोबिक भारत को होने का सर्टिफिकेट देते हैं। माय नेम इज़ खान जैसी फिल्म बन जाती है। इन्हें अमेरिका में इस्लामोफोबिया की चिंता हो जाती है और भारत में ये माय नेम इज़ खान बनाते हैं, पर हमारे ही देश के बाजू में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में दशकों से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उस पर एक फिल्म इन्होंने नहीं बनाई हिंदुओं के नरसंहार पर अमेरिका में सो कॉल्ड इस्लामोफोबिया की करण जौहर को चिंता हो गई और यहाँ पर वो माय नेम इज़ खान बनाता है। उसके बाद में फिर पीके हो, हैदर हो, शौर्य हो, या ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सन 2004 के बाद में ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा करके फिल्म इंडस्ट्री का यूज किया गया अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए। और सन 2014 के बाद में भी हमने कोई ऐसा बहुत परिवर्तन नहीं देखा। कुछ 2-3 अच्छी फिल्में अगर हम छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर हमने वामपंथी विचारधारा का कंटेंट ही उल्टा अधिक बनते हुए देखा है। हैदर, हाँ हैदर का वही तो इसमें भाई सिंघम की, अगर हम वापस सिंघम के प्लॉट पे आए तो सिंघम ने मेरे ख्याल 375 करोड़ की फिल्म बनी है बजट अगर देखें तो उसका। कौन सी सिंघम अगेन? ये वाला लास्ट जो अभी लेटेस्ट। अरे बाप रे 375 करोड़ 375 मैंने सर्च में देखा नहीं उसका बजट कितना है, ये तो फिर बहुत ही ज्यादा। ऐसा कुछ भी फिल्म में नहीं है कि 375 करोड़ लग सके। 375 करोड़ का उसका बजट है, उसमें सारे एक्टर्स ले लिए ना, एक्टर्स ने अपना वसूला होगा। हाँ एक्टर्स ने, और 375 करोड़, बाप रे बाप। बजट 375 करोड़ है। अब मान के चलो 375 करोड़ को अगर ये इसको हिट होना है तो 750 करोड़ की अर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब डबल। हाँ मतलब हिट कहलाना है तो लगभग 700 करोड़ तो कमाने ही होंगे। और एवरेज भी अगर उसको टैग लेना है, एवरेज परफॉर्मेंस किया तो भी लगभग 450 करोड़ तो एवरेज के लिए तो कमाने ही पड़ेंगे कम से कम। तो पर ये क्या है, पहले 2 दिन में 125 करोड़ कमा चुकी है। फर्स्ट 2 डेज 125 करोड़ पार है। तो ये अपने आप में एक बहुत, क्या ये दिवाली पे लोगों को ऐसा हो जाता है कि यार छुट्टियां हैं तो क्या ही करें, एवरेज कंटेंट भी देख लेते हैं, इसीलिए दिवाली रिलीज दोनों की दोनों रिलीज पागलों की तरह चल रही हैं, चाहे एवरेज कंटेंट है या फिर देखिए कंटेंट। इसको तो मैं कॉर्पोरेट बुकिंग मुझे तो कम से कम वही यहाँ पे, क्योंकि सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। मतलब कॉर्पोरेट बुकिंग में ये पता चल जाता है कि अगर आप बुक माई शो पे जाके देखो या कहीं पे भी जाके देखो तो आपको सीट्स खाली दिखती हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग जहाँ पे हो रही होती है ना कि इतना करोड़, मतलब बुक माई शो पर फुल दिखती है पर थिएटर में ऑडियंस नहीं होती। ये हम वहां पर जब देखते, पर यहाँ पर हमें ऑडियंस दिख रही है। दिवाली पर तो ऑब्वियसली छुट्टियां होती है, लोग मॉल में जाते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो सोचते चलो यार कुछ नहीं तो देख लेते हैं। और बात यह ना कि दोनों की दोनों फिल्में सामने से आप देखेंगे तो लगेगा कि यार क्लीन फैमिली फिल्म है, कोई प्रोपेगेंडा वगैरह नहीं दिखेगा। सिंघम अगेन भी रामायण की बात की जा रही है। फिल्म मेकिंग की दृष्टि से तो मैं इनको एवरेज भी नहीं कहूंगा, बहुत ही घटिया क्रिंज फिल्में ही मैं इन्हें कहूंगा। पर थोड़ा बहुत दिवाली का भी कारण है, तो उस कारण से भी फिल्म ने
कलेक्शन थोड़ा बहुत तो करेगी ही, बाकी ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं ही होती होगी, जितना मेरा अनुमान है थोड़ा बहुत उसका भी उपयोग किया जाता है। और इसमें शायद कुछ बड़े बड़े कंपनीज वगैरह या एनजीओज वगैरह के थ्रू शायद वो टिकट्स अभी हुआ है या ऐसे कोई मैंने आर्टिकल वगैरह नहीं देखा, पर इससे पहले मैंने देखा हुआ है बॉलीवुड के आर्टिकल्स कि फलाने फलाने कंपनी कुछ इतने लाख टिकट बांटने वाली है, एनजीओ के थ्रू टिकट बांटे जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऐसे आर्टिकल देखे हुए हैं। इस बार मेरे देखने में ऐसा कोई आर्टिकल अभी तक तो नहीं आया है, पर शायद पता नहीं बैकएंड में क्या होता होगा, वो तो कह नहीं सकते। नहीं, इसमें तो इन दोनों फिल्मों में तो नहीं दिखता है, क्योंकि ऑडियंस थिएटर में दिखाई देती है। जब हम जिगरा के बारे में बात करेंगे तब हम कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये वाले एलिगेशंस जो हैं वो ढंग से लगाए गए हैं। तो जिगरा के बारे में जब बात करेंगे तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं भूल भुलैया 3 के बारे में। और भाई वो फिल्म मैंने कल देखी है और मेरा दिमाग खराब हो गया कल। तो कल से आज तक मैं सदमे में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे। पर यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जो ठीक लगी वो ये लगी कि एक नॉन इंडस्ट्री का बंदा जो है वो इतनी बड़ी हिट फिल्म दे रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब नेपोटिज्म से हट के जी नहीं, देखिए फिल्में तो अगर अच्छा कंटेंट हो तो एक्टर कोई भी हो वो बातें मायने नहीं रखती। एक्टर अच्छा होना चाहिए और लोग एक ऑब्वियसली शांति से फिल्म देखना चाहते हैं थिएटर में जा करके। पर ये जो सटल वे में बातें फिल्में डाली गई है ना, देखिए एंडिंग के जो 15-20 मिनट में जो बातें उन्होंने जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा वहां पर डाला है, वो अगर नहीं होता ना तो मैं इस फिल्म को एवरेज कहता या अबो एवरेज भी मैं इसको कहता कि चलो यार ठीक है, कोई एक्टिविज्म नहीं था, कम से कम एक ब्रेनलेस कॉमेडी हम कह सकते हैं कि भाई एक चलो फालतू ही सही, पर कम से कम कोई एक्टिविज्म नहीं था। पर एंडिंग में जाकर के कार्तिक आर्यन का जो पात्र है वो है तो बायोलॉजिकल मेल, शरीर से पुरुष है, पर वो अपने आप को स्त्री मान रहा है अंदर से। वो अपनी बहनों को कह रहा है कि मैं भले ही मैं तो अंदर से आपकी तरह हूं। वो मंजुलिका का डांस कर रहा है। और ये छोटी बातें नहीं हैं। आप आज देख लीजिए पश्चिम बंगाल हो, केरला हो, जहां पर बहुत लंबे समय तक वामपंथियों का शासन रहा है, वहां पर आप देख लीजिए ये कितने भयावह परिणाम इसके। बहुत सारे लड़के साड़ी पहन करके उन्हें लग रहा है कि वो किसी सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को स्मैश कर रहे हैं। केरला में 3-3.5 वर्ष पहले की न्यूज़ है, एक आरजे था केरला का, उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया, लड़का था, इतनी भयंकर पीड़ा उसे हुई, उसकी मृत्यु हो गई उस सेक्स चेंज ऑपरेशन के कारण। केरला में आए दिन हम ऐसे फोटोज देख रहे हैं, लड़के साड़ी पहन करके वो फोटोज वगैरह आए दिन हम, और स्मैश पेट्रियार्की की बातें वो करते हैं। फिल्मों में ये बातें सटल वे में स्प्रेड की जाती है। यहाँ पर कार्तिक आर्यन का पात्र अपने जेंडर को लेकर, मतलब वो अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है। उसको अगर किन्नर दिखाया जाता तो मैं भाई कहता चलो ठीक है, पर वो किन्नर नहीं है, वो बायोलॉजिकल मेल है और अपने आप को स्त्री मान रहा है। और ये जो आइडेंटिफाई करने वाली बातें हैं वेस्ट में, आप देख लीजिए इसके कितने भयानक परिणाम हैं। दुख की बात यह है कि भारत में ये बातें इतने सटल वे में स्प्रेड करके लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। मैंने जब ये बातें मेरे भूल भुलैया 3 के रिव्यू में बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी भी कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। उन्हें अभी भी लगता है कि नहीं यार, इवन मैंने कई सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को भी देखा है, वो खुलकर इन बातों को सपोर्ट करते हैं। उन्हें सच में लगता है कि भाई हाँ ये पीड़ित है और ऑपरेसर कौन है, हेटेरोसेक्सुअल मेल, और वो ज़्यादातर हिंदू ही वो होता है और इनसे हमें इनको ऑपरेस्ड है तो LGBT कम्युनिटी को हमें बचाना है। भाई कोई अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पर आप जब इन बातों को फिल्मों के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, CBFC ने इस फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया हुआ है। मैंने देखा कई माता पिता छोटे छोटे बच्चों को थिएटर में ये फिल्म दिखाने के लिए लेकर के आए थे। भले ही डायरेक्टली वो बातें बच्चों को अभी समझ में ना आए, पर मन में बातें पड़ती है धीरे धीरे कि भाई एक पुरुष है, वो अपने आप को स्त्री की तरह मान रहा है और उस समय के दरिंदे समाज ने उसको जिंदा जला दिया था, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में बात यही जाएगी ना। कल को ये जो प्राइड मार्च वगैरह निकालते हैं, रंग बिरंगी झंडे अपने हाथ में लेकर के, चित्र विचित्र कपड़े पहन करके, फिर वो लड़का देखेगा कि भाई इसका कोई आलोचना कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि भाई ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को जला दिया था। तो वो उसके तो यही लगेगा ना कि भाई ये तो ऑपरेस्ड है, मुझे इनकी रक्षा के लिए सामने आना है। तो ये जो नए नए प्रकार के एट्रोसिटी लिटरेचर लिखे जा रहे हैं ना, जहां पर नए नए ऑपरेस्ड वर्ग खड़े किए जा रहे हैं, ये बहुत भयानक है। भले ही हमें आज ये बातें समझ में नहीं आए, पर ये छोटी बातें नहीं है, इसकी खुलकर आलोचना होनी चाहिए। हम आलोचना कब करेंगे? जब पश्चिम बंगाल से ऐसे कुछ लड़कों के फोटो आ जाते हैं, हम उस पर मीम बना देंगे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ लोग उसका आलोचना कर देंगे। पर वही बातें जब ऐसी फिल्मों के थ्रू प्रमोट की जाती तो
हम चुप बैठ जाते हैं। I think, कम से कम जितने भी राष्ट्रवादी क्रिएटर्स हैं उन्हें इसकी खुलकर आलोचना करनी चाहिए। बिल्कुल। जो हमारे चैनल हैं प्रतीक भाई, उन पर इस प्रकार का कंटेंट बना है हमने। आई थिंक गर्वित ने एक वोक शो बनाया था, वोक शो बनाया है इसके ऊपर। मैं बेसिकली इस पूरे मुद्दे पर ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने जैसे कहा ना, ये बहुत खतरनाक है, ये सचमुच बहुत खतरनाक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का होता है, उसको अचानक, ये आई थिंक अमेरिका का उदाहरण है, लड़का है, उसको अचानक से लगता है कि वो लड़की है। अब समाज जिस प्रकार का वहाँ पर बन रहा है, वो कहते हैं भाई मानने दीजिए इसे लड़की है। वो शायद कोर्ट भी जाता है, वो सारी चीज़ें करता है उस चीज़ में, तो उसे लगने लगता है लड़की है। लेकिन अब क्या है कि वो लड़कियों का वॉशरूम भी यूज़ करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है वो लड़की है। वो लड़कियों के वॉशरूम में जाता है, वहाँ पर वो 2 रेप कर देता है। आप कहाँ से आ गया उसके अंदर लड़का? 2 रेप। ये एक घटना, अनुज भाई, ये एक घटना नहीं, ऐसी कई सारी केसेस यूएस के कोर्ट में चल रहे हैं। मैंने वो वीडियोस भी दिखाए मेरे भूल भुलैया 3 के रिव्यू में। वहां पर कोर्ट में जो जज के सामने आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, एक दो घटना नहीं है, ऐसे कई सारी केसेस हुई है। और जो हैरी पॉटर नॉवेल की ऑथर है जेके रोलिंग, उसको तो डेथ थ्रेट्स दिए हुए हैं इन सब ये जो LGBTQ एजेंडा जो चलाते हैं, पूरा जीना हराम कर दिया है जेके रोलिंग का, क्योंकि वो इसी जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा का विरोध करती है। तो मेरा कहना इस पूरे मुद्दे पर यही था कि ये बहुत खतरनाक है, और कहीं ना कहीं जो समाज में बहन बेटियां रह रही हैं उनको इस चीज़ को ज़्यादा समझना चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। एक आई थिंक कभी TVF की है या सीरीज़, किसी की है सीरीज़, हॉस्टल डेज, उसमें दे देम वाले कैरेक्टर आ गए, तो वो अपने और प्रतीक भाई एक और चीज़ मुझे याद आती है। हमने आई थिंक एक अपने वीडियो में ही कवर किया था कि कल को किसी आदमी को लगने लग जाए मैं टमाटर का पौधा हूँ, कल को किसी को लगने लग जाए मैं तो अदरक हूँ, फिर और कल को किसी को लगने लग जाए, ये ऐसा हो रहा है कि लोगों को लगता है कि मेरी आंखें तो हैं, मैं देख पा रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं अंधा हूँ, और उस केस में वो अपनी आंखें फुड़वा रहे हैं। किसी को लगता है कि मेरा जो पैर है ट्रांसएबल्ड, उसको ट्रांसएबल्ड बोल रहे हैं। ट्रांसजेंडर तो ठीक है, ट्रांसजेंडर तो एक व्याधि है ही, उसके ऊपर एक और बड़ी व्याधि आ गई है ट्रांसएबल्ड, जिसमें लोग अपने हाथ कटवा रहे हैं, पैर कटा रहे हैं, आंखें फुड़वा रहे हैं। सोचिए, जस्ट बिकॉज, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मेरा पैर तो है, ढंग से काम भी करता है, पर मैं अपने आप को लंगड़ा मानता हूँ, तो तुम भी मुझे लंगड़ा मानो और मुझे विकलांग की सीट दे दो मेट्रो में। और अनुज भाई ने जो बात कही कि कोई अपने आप को टमाटर मानने लग जाए, तो ये कोई कल्पना नहीं है अनुज भाई, वेस्ट में है। ये लिटरली इसके अलग से टर्म इन्होंने खोज करके रखा है, जिसको वो क्या कहते हैं, जेनोजेंडर कहते हैं, अ टर्म फॉर पीपल हु फील मोर सिमिलर टू एनिमल्स, प्लांट्स और फूड्स देन ह्यूमंस। मतलब अपने आप को फूड के रूप में भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जो एनिमल के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं उनको थेरियंस कहा जाता है। कोई भी गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकता है। भाई साहब, मैंने डॉगी स्टाइल तो सुना था, पर अब लड़कियां जो हैं वो डॉगी की स्टाइल में चलने लगी हैं सड़कों पर चेन बंधवा के। चक्कर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है हमें। वो देखिए, बात ये है ना कि आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल और केरला में ऐसी अधिक हमें, हालांकि प्राइड मार्च वगैरह तो पूरे देश में ही देखते हैं, पर अधिक ऐसे बातें हमें पश्चिम बंगाल और केरला से क्यों देखने को मिलती है, ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बहुत लंबे समय तक वामपंथियों का शासन रहा है। बिल्कुल। और आप देख लीजिए वामपंथियों का लिटरेचर देख लीजिए, वामपंथियों की फिल्में देख लीजिए, हमेशा वो एक पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटते हैं, और जो पुरुष है उसमें जितने भी पुरुषत्व के गुण हैं उनको वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब कोई पुरुष वो बहुत ही दृढ़ता के साथ में परिवार की रक्षा करने के लिए खड़ा है, या कठोरता के साथ में वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहा है, आदर्शवादी है, निष्ठावान है, और कुछ भी गलत हो तो वो डट कर खड़ा हो जाता है, ऊंची आवाज में भी उसको बात करना तो वो बात कर रहा है। पर ऐसे जितने भी गुणधर्म होते हैं ना, इनको ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और कहते हैं कि भाई इस कारण से हजारों वर्षों से महिलाएं पीड़ित रही है, तो महिलाओं का एक नया ऑप्रेस्ड ग्रुप उन्होंने खड़ा कर दिया, और ऑप्रेसर कौन है, एक हेटेरोसेक्सुअल हिंदू मेल। तो एक बच्चा जब बार बार ऐसी कहानियां देखता है, पुस्तकें पढ़ता है, फिल्में देखता है, तो उसके मन में पुरुषत्व के जितने भी गुणधर्म होते हैं ना, उनके प्रति एक नकारात्मक छवि बन जाती है।
और फिर वो धीरे 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 कुछ भी पुरुषत्व से मिलती जुलती बात हो ना, उससे घिन आने लग जाती है उसे। फिर इस प्रकार की धीरे धीरे ये गुण बनने लग जाते हैं कि भाई मैं अपने आप को पुरुषत्व के गुण मुझ में कुछ भी नहीं लाने दूंगा। फिर अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करना, और महिलाओं को जबरदस्ती पुरुष बनाया जा रहा है। भाई प्रकृति ने ही स्त्री और पुरुष को समान नहीं बनाया, तो आप कौन होते हो कि स्त्री और पुरुष समान हो गई ये कहने वाले? अधिकारों की बात अलग है, पर शारीरिक रूप से दोनों अलग ही है। निसर्ग ने भी दोनों को अलग ही बनाया है, चाहे आप कितना भी समानता की बातें कर लो। जो नैसर्गिक या नेचुरल कर्तव्य है वो तो भाई अलग ही है ना। आप अधिकार अलग ही रहेंगे वो। भाई शिक्षा का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, ये सब एक अलग चीज होती हैं। इन पे साले ये बात अधिकार अलग होते हैं, इन पे अलग बात। इन पे जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि महिला सशक्तिकरण के उदाहरण दे रहे हैं, लड़कियों का सिगरेट पीना, लड़कियां कितने लोगों के साथ सो पा रही हैं, वो ये इनका महिला सशक्तिकरण है। भाई एक लड़की जो है वो रिक्शा चलाने वाली की बेटी अगर IAS बन रही है, दैट फॉर मी इज द महिला सशक्तिकरण। वो एग्जाम्पल ये नहीं दिखाएंगे कभी। अभी पुरुषत्व की बात हुई ना, कि जितने भी पुरुषों के डोमेन हैं उनमें सेंध लगाई जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से हट। तो एक ना मेरे को याद आता है कि मेरे ख्याल से 2007 या 8 में संजय दत्त की एक वीडियो बनी थी, एड कैंपेन था या कुछ तो भी था उस तरीके का। तो उसमें संजय दत्त ने कहा था कि लड़कों का काम है जिम में जाना और मसल्स बनाना। ये क्या तू मतलब ऐसे घर में पड़ा रहता है, ये करता रहता है। वो संजय दत्त बोल रहा है जिम में जा, मसल्स बना, अपने अंदर के मैनलीहुड को जगा। ये इस तरीके की बातें हो रही है उस टाइम पे, ठीक है। ये 2007 या 8 की बात है। वो वीडियो अभी थोड़े टाइम पहले, 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले वायरल हुई और संजय दत्त को उसके ऊपर ट्रोल किया गया कि तूने ये कह कैसे दिया कि लड़के जो हैं वो जिम में जाएं, मसल्स बनाएं और बॉडी बनाएं। फिर मैंने एक आर्टिकल देखा, कोई फेमिनिज्म की ही वेबसाइट थी, फेमिनिज्म टाइप की, फेमिनिज्म इन इंडिया थी या कोई तो भी ऐसी वेबसाइट थी। उस पे आर्टिकल लगा हुआ था, लिखा हुआ था कि जो लड़के जिम जाते हैं और मसल्स को फ्लेक्स करते हैं वो केवल अपनी मसल्स को फ्लेक्स करने से पेट्रियार्की को बढ़ा रहे हैं और विमेन को डिमीन कर रहे हैं। ये आर्टिकल था। मतलब अगर वो मसल्स बना रहे हैं तो उससे विमेन डिमीन हो जाती है। कैसे मेरे को समझ में नहीं आया, पर हो जाती है। और इसी कारण से आप देख लीजिए जितनी भी ये फेमिनिस्ट फिल्में होंगी या आजकल के नए फिल्म मेकर्स की जो फिल्में हैं, उनमें आप देख लीजिए पॉजिटिव मेल कैरेक्टर जो होगा ना, वो हमेशा गिड़गिड़ता हुआ बात करेगा, लड़कियों के पीछे लट्टू बन करके घूमेगा। उसको क्या सिम्प कहते हैं, सिम्प कहते हैं ना शायद, वो सिम्प बन करके लड़कियों के पीछे घूमेगा। आप देख लीजिए ये जो मैडॉक फिल्म्स का जो सुपरनैचुरल यूनिवर्स है ना, आप उसके पुरुष पात्र जरा स्टडी करिए। मुंजा पता नहीं आपने मुंजा देखी? आपने देखी? मैंने देखी। हाँ, उसका जो मेल कैरेक्टर है, जो चश्मा पहना हुआ लड़का है, वो देखिए किस प्रकार की हरकतें कर रहा है, बहुत ही नपुंसक टाइप। उसमें कोई पुरुषत्व के गुण नहीं है, वो गिड़गिड़ करके बात कर रहा है, डरावना, डरपोक वगैरह। वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, फिल्म का सकारात्मक पुरुष पात्र है। और वो पूरी फिल्म में लड़की के पीछे लट्टू बन करके घूम रहा है। वो लड़की दूसरे किसी विदेशी लड़के के साथ में है, पर फिर भी इसको अकल नहीं है, वो उसके पीछे लट्टू बन करके उसी लड़की के पीछे घूम रहा है। वो जो विदेशी लड़का है उसके वो क्या कहते हैं, गोटे काट देता है मुंजा, यही डायलॉग है फिल्म में। तो वो लड़की उस विदेशी लड़के को छोड़ देती है और फिर उसके बाद में फिर भी ये लड़का उस लड़की के पीछे पीछे घूम रहा है। और ये दिखाया कि उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लड़का बचपन से मुझ पर प्रेम कर रहा है, जबकि वो बचपन से उसके पीछे पीछे लट्टू बन करके घूम रहा है। और फिल्म के एंडिंग में वो लड़की क्या कह दे रही है कि नहीं, मुझे तो इंडिपेंडेंट होकर के जीना है, मुझे तो दुनिया घूमनी है, अलग अलग जगहों पर जाना है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। तो भाई तू इतने समय तक उसको घुमा क्यों रही थी अपने पीछे? मतलब जब उसको यूज करना था तो वो उसको काम बता रही है, उससे मदद ले रही है, उसको अपने पीछे पीछे घुमा रही है, और एंडिंग में जाकर के बोल रही कि नहीं मुझे तो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट होकर के जीना है। तो उसको घुमा क्यों रही थी? और वो लड़का भी इतना नपुंसक, उसको कोई अपनी खुद की सोच नहीं, समझ नहीं, वो लट्टू बन करके घूम रहा है। और इन बातों को ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यही नहीं, आप स्त्री की फिल्में भी देख लीजिए, राजकुमार राव का पात्र वही गिड़गिड़ाने वाला बिल्कुल नपुंसक टाइप। स्त्री 2 में देख लीजिए, सबसे शक्तिशाली आपको श्रद्धा कपूर का पात्र देखने को मिलेगा। वो उस सरकटे दानों से लड़ रही है और ये पंकज कपूर, राजकुमार राव ये दब्बू बन करके पीछे बैठे हुए हैं। इन प्रकार के पुरुष पात्रों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, नपुंसकता को ग्लोरीफाई एक प्रकार से नए फिल्म मेकर्स के द्वारा किया जा रहा है। ये और मुंजा में ही गांव का एक पुरुष आप देख लीजिए, जिन्होंने पावन खिंड में आप देख लीजिए मुख्य भूमिका में थे, वे मराठी एक्टर है। किसी हिंदी फिल्म में मुझे याद, वो बड़ा एक देखिए हृष्ट पुष्ट शरीर है, गांव के हैं,
उनको एक दरिंदे पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि वे घर के अपने जमीन के विवाद के लिए लड़ रहे हैं। आपको याद आ गया होगा, देखिए गांव का पात्र है मुंजा में, बड़ा ही रिष्ट पुष्ट दिखपाट ऐसा पूरा बड़ा शरीर है उनका। हाँ, तो उस पात्र को नकारात्मक दिखाया, उसमें जरा पुरुषत्व के गुण दिख रहे हैं और अपने परिवार की जमीन के लिए वो लड़ रहा है अपने घर वालों के साथ में, और उसको महिलाओं पर अत्याचार करने वाला दरिंदा पुरुष के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये सिस्टमैटिक वे में पुरुषों की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण कैसे बदला जा रहा है कि नपुंसकता को ग्लोरीफाई करेंगे और जहां पर भी कुछ पुरुषत्व के गुणधर्म हो उनको नकारात्मक रूप में हमें प्रस्तुत करना है। ये आजकल के फिल्म मेकर्स की यही सोच हो गई है। तो ये हम जब भूल भुलैया 1 देखते हैं, भूल भुलैया 1 और हाँ 2 और 3 में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। भूल भुलैया 1 वॉज लाइक एक उसे कल्ट क्लासिक के रूप में आज की डेट में देखा जाता है। तो वाई डू यू थिंक, उसमें भी विद्या बालन ही थी ना, इसमें भी विद्या बालन मुख्य रूप में से आ जाती है। वाई डू यू थिंक कि इतना फ़र्क है? डायरेक्शन का फ़र्क है या फिर आई थिंक भूल भुलैया 1 वॉज ऑल्सो अ कॉपी ऑफ अ तमिल फिल्म चंद्रमुखी, मलयालम फिल्म का रीमेक है, और उस मलयालम फिल्म का रीमेक तमिल थी और फिर ये हिंदी भी उसी मलयालम फिल्म का रीमेक है। अच्छा, तो चंद्रमुखी का आई थिंक ये रीमेक थी ना, चंद्रमुखी। तो इतना फर्क आपको क्यों लगता है? ये डायरेक्शन का फर्क है या फिर ये जबरदस्ती का एक्टिविज्म घुसाना होता है किसी भी फिल्म में, उसकी वजह से आप साली स्टोरी को ही मार देते हो? देखिए, एक तो फिल्म मेकिंग ही खराब है भूल भुलैया 2 और 3 की। मैंने भूल भुलैया 2 के रिव्यू में भी कहा था कि टाइम पास फिल्म है, हालांकि उसमें कोई एक्टिविज्म नहीं था, इस कारण से चलो एक बार आदमी शांति से देख भी ले। पर 3 में तो उन्होंने ये एंडिंग में जो कुछ भी 15-20 मिनट में किया बहुत ही घटिया था, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी भूल भुलैया 1 की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड थी, कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा नहीं, और सिचुएशनल ह्यूमर का बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने वहाँ पर उपयोग किया है। मतलब गांव के भोले भाले लोग हैं, आपस में थोड़ी बहुत जो कुछ मजाक मस्ती वगैरह कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से लिखे गए कैरेक्टर्स थे, कहानी थी। पर भूल भुलैया 2 और 3 में कहीं पर भी वो मेहनत हमें देखने को नहीं मिलती। बहुत ही घटिया डायरेक्शन, एक्टिंग भी कुछ मैं तो घटिया ही कहूँगा। 3 में तो और भी ज़्यादा निचले स्तर पर आ गई है। 2 तो फिर भी इसकी अपेक्षा थोड़ा बहुत ठीक हम उसको कह सकते हैं, 3 को तो उससे भी नीचे में रखूँगा जी। तो इसमें यार जो फर्स्ट वाला था भूल भुलैया फर्स्ट थी प्रियदर्शन वाली, उसमें अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में कोई खास प्रोपेगेंडा नहीं था। एक अगर आप छोटा पंडित का कैरेक्टर देख लो, उसमें थोड़ा प्रोपेगेंडा दिखाई देता है, और एक आपको प्रोपेगेंडा दिखाई देता है हरे राम हरे कृष्णा जो गाना था उसमें, वो भी उसको गलत तरीके से शूट किया उन्होंने। हाँ, तो वो दो जगहों को अगर आप छोड़ दो, 2 चीज़ों को छोड़ दो, तो अदरवाइज स्टोरी क्लीन थी। उसमें इस तरीके के प्रोपेगेंडा या वो सारी चीज़ें नहीं थी। फिर सेकंड वाले में भी कोई खास प्रोपेगेंडा तो नहीं था, प्रोपेगेंडा तो था ही नहीं सेकंड वाले में। इसमें ये, और मैंने ना अभी इसके लिए आर्टिकल्स पढ़ रहा था, मैं जब रिव्यू देख रहा था इस फिल्म के, तो आर्टिकल ये पढ़ रहा था कि पूरी फिल्म जो है वो बड़ी ही वाहियात है, लेकिन लास्ट के जो 30 मिनट हैं वो किसी दूसरे राइटर ने हो सकता है लिख दिए हों। उस लास्ट के 30 मिनट में पूरी फिल्म जो है वो रीशेप हो जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है। और ऐसे मैंने कई आर्टिकल पढ़े, मैंने भाई कई आर्टिकल्स मैंने पूरे वो आर्टिकल्स निकाल करके रखे हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप देख लीजिए, पूरी की पूरी फिल्म का डायरेक्शन खराब है, एंडिंग में जाकर कोई डायरेक्शन बदल नहीं रहा, वही खराब डायरेक्शन ही देखने को मिलेगा। पर ये जितने भी वो क्रिटिक्स है उनको एंडिंग में कैसे चरम सुख की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसी प्रोपेगेंडा के कारण कि जो उन्होंने एंडिंग में ट्विस्ट डाला है। तो मैं हमेशा जो बातें कहता हूं ना कि ये फिल्म मेकिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। अंततः फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है उसी के आधार पर फिल्म को जज किया जाता है। और एंडिंग में जो उनका पसंदीदा एक्टिविज्म था, ट्विस्ट था, तो देख लीजिए जितनी भी क्रिटिक्स है, अधिकतर आप अगर देखेंगे तो सब ने उस एंडिंग के ट्विस्ट को बहुत बढ़िया बताया है। हाँ, मतलब इसमें फिर एक चीज़ और जो देखने को मिलती है भाई, वो ये कि मेरे ख्याल 150 करोड़ की फिल्म है, बजट इज 150 करोड़, और 150 करोड़ तो कमा लिया अभी तक। तो ये एक सुपरहिट फिल्म होने वाली है, साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म में से एक होने वाली है, क्योंकि सिंघम बेशक पैसा ज़्यादा कमा ले, पर उसका बजट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो वो उतनी बड़ी फिल्म बने ना बने वो नहीं पता। बिल्कुल, कल एक पैसे तो दोनों फिल्में कमा लेगी, क्योंकि छुट्टी थी। अभी आज के बाद अगले हफ्ते शायद छुट्टी, इस हफ्ते छुट्टी नहीं है ना दूसरी कोई, ये पूरा वीक चलेगा। हाँ, तो अगर ये आने वाले 2-3 दिन सस्टेन कर जाती है बॉक्स ऑफिस पर,
तब तो फिल्म चल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी। पर अगर जनता रिजेक्ट कर देती है, शुरुआत के 3 दिन तो वैसे भी कोई घटिया से घटिया फिल्में भी थोड़ा बहुत कलेक्शन कर ही लेती है, सोमवार के बाद में वीक डेज पर असली परीक्षा होती है। तो अभी देखना होगा आने वाले 2-3 दिनों में सस्टेन करती है फिल्म या नहीं करती। पर मेरे अनुसार बजट तो आराम से ये फिल्में रिकवर कर लेंगी अपना, और उससे ऊपर भी थोड़ा बहुत कलेक्शन करेंगी। नहीं, उसने तो भूल भुलैया ने तो ऑलरेडी कर लिया है, वो तो मतलब अब अर्निंग्स की ओर चली गई है। इधर से सिंघम का पता नहीं। इसके बाद अभी हमने पुरुषत्व की बात करी, अब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं। या एक फिल्म आई जिगरा, आलिया भट्ट की, करण जौहर का प्रोडक्शन था, और मेरे ख्याल मोनिका ओ माई डार्लिंग वाला जो वो है डायरेक्टर, क्या नाम था उनका? वासन बाला। हाँ, वासन बाला, उन्होंने डायरेक्ट किया। मतलब मोनिका, डिसेंट सी फिल्म थी, अगर उसको हम देखें तो ठीक ठीक सी फिल्म थी बिल्कुल। यहाँ पे ये इस फिल्म में कई कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। जिगरा में कई कंट्रोवर्सीज हैं। एक पहली कंट्रोवर्सी आती है कि कटरीना कैफ को हटाकर आलिया भट्ट को लाया गया, क्योंकि करण जौहर का प्रोडक्शन था। उन्होंने कहा कि कैटरीना तो नेपो किड नहीं है, तो आलिया को लाओ। तो एक कंट्रोवर्सी तो यहाँ से आ जाती है। दूसरी कंट्रोवर्सी इसी पे आ जाती है कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है। वैसे इवेंचुअली ये फिल्म फ्लॉप है, 30 करोड़ का बिजनेस किया है इस फिल्म ने, 31 करोड़ का, और 62 करोड़ की इसकी लागत थी, बजट था, तो फ्लॉप है। पर फिर भी कॉर्पोरेट बुकिंग के शिकायतें आई हैं, और कई जगहों से आई हैं। और तीसरी जो कंट्रोवर्सी इस पे थी वो ये थी कि भाई फिल्म जो है पूरी की पूरी कॉपी है सैवी से। तो तीनों ही विषयों पे नहीं, मैंने सावी देखी हुई है, कॉपी तो नहीं है, दोनों की कहानी पूरी तरीके से अलग है। हाँ, एक केवल सिमिलरिटी ये है कि प्रिजन ब्रेक पर, जेल तोड़ने पर दोनों फिल्में आधारित है। एक सावी में एक पत्नी अपने पति को छुड़ा रही है, और यहाँ पर बहन अपने भाई को छुड़ा रही है। पर आप फिल्म का प्रेजेंटेशन देखिए, स्टोरी देखिए, सबप्लॉट्स देखिए, आकाश पाताल का अंतर है। तो समानताएं तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों में। ये तो जस्ट मेरे अनुसार सावी की जो एक्ट्रेस है, भूषण कुमार की पत्नी, उनका नाम दिव्या खोसला कुमार, तो उनका शायद आलिया भट्ट के साथ में पता नहीं क्या झगड़ा है क्या नहीं, तो उस कारण से उन्होंने कह दिया होगा कि भाई मेरी फिल्म सावी का रिमेक है ये, और कॉर्पोरेट बुकिंग का भी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, कॉर्पोरेट बुकिंग तो ये बात जिगरा की निकलकर सामने आई, पर बाकी भी बहुत सारी फिल्मों की होती रहती है। कई बार तो इससे पहले हमने आर्टिकल्स वगैरह भी देखे हुए हैं कि फलाना फलानी कंपनी 1 लाख टिकट बांटने वाली है, या कुछ कथित इनके जो फैन क्लब्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू भी ये टिकट्स बुक करवाते हैं, एनजीओज के थ्रू टिकट्स बुक करवाते हैं। तो अभी जिगरा पर तो दिव्या खोसला कुमार उन्होंने ये सामने होकर के आरोप लगाया है। और इसके अलावा तीसरी बात जो आपने कही कि कैटरीना कैफ को हटाया गया, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन हाउस है वो उनके जो पसंदीदा कलाकार होते हैं उनको ही लेते हैं। बाकी जिगरा पर्टिकुलरली फिल्म की केवल अगर हम बात करें तो किसी को देखनी है तो एक बार देख सकता है। फिल्म कोई बहुत एक्सेप्शनल है, कोई बहुत देखनी ही चाहिए उस कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आती, पर जस्ट अच्छी तरीके से बनी हुई फिल्म है। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए जा रही है। हालांकि यहाँ पर भी आलिया भट्ट का जो पात्र है वो सुपर स्ट्रांग है। जितने भी फिल्म में मेल कैरेक्टर्स है उनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसे दिखाया है, परंतु जो मेल कैरेक्टर्स है उनको कहीं पर भी जबरदस्ती नपुंसक दिखाना या उस मतलब उस टॉक्सिक फेमिनिज्म के जोन में कम से कम जिगरा फिल्म नहीं जाती है। हाँ, फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रांग दिखाया है, इतना ही है। बाकी पुरुषों को जबरदस्त विच इज ओके, नहीं कोई बुराई नहीं। मैंने तो जिगरा के रिव्यू में भी कहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है। इस कारण से टॉक्सिक फेमिनिज्म के जोन में ये फिल्म जाती ही नहीं है। इस कारण से ठीक है, किसी को अगर देखनी है फिल्म तो देख सकते हैं। हाँ, फिल्म ओवर द टॉप बहुत है। एंडिंग में जिस प्रकार के वो जेल को तोड़ने वाला सीन दिखाया वो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है, उस पर विश्वास नहीं हो पाता। एक और कमी जो मुझे फिल्म में लगी कि एक हांशिताओ एक काल्पनिक देश उन्होंने बनाया है, एशियन कंट्री है, एशियन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। हांशिताओ नाम का एक काल्पनिक देश है। जिस प्रकार का वातावरण फिल्म में दिखाया ना, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया हमें लगता है। मतलब कोई किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। वहाँ की सरकार के विरुद्ध अगर कोई भी कुछ एक शब्द भी बोलता है तो तुरंत उसको गायब कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ड्रग्स को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम है, और सज़ा तो ऐसी कि डायरेक्टली मार ही दिया जाता है। तो एक नॉर्थ कोरिया जैसा देश हमें वो लगता है। परंतु फिल्म में हांशिताओ को कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं दिखाया है। मतलब दिखा सकते थे नॉर्थ कोरिया या चाइना की तरह, वहाँ पर लाल झंडे लगे हुए हैं, कम्युनिस्टों के फ्लैग्स लगे हुए हैं,
वहाँ पर लोग अपने आप को कॉमरेड्स बोल रहे हैं, दिखा सकते थे, परंतु डायरेक्टर ने कोई ऐसी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिखाई नहीं है। हालांकि राष्ट्रवादी उनको अवश्य दिखाया है कि जितने भी हंसिताओं के प्रति लॉयल लोग हैं ना, वो बड़े राष्ट्रवादी है, अपने देश के प्रति लॉयल है, सम्मान कर रहे हैं, अपने राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर भरी हुई हमें दिखाई दे रही है। तो उसकी जगह अगर एक कम्युनिस्ट कंट्री दिखाई जाती तो फिल्म और ज़्यादा बढ़िया होती है। ऐसा मतलब कम से कम एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट कंट्री उसे दिखाना चाहिए था, नॉर्थ कोरिया की तरह। इसमें जिगरा में जो मुझे लगा वो ये था कि भाई देखो, मतलब जैसे क्या होता है ना, किसी फिल्म में जैसे चाहे आप बाहुबली ले लो या कोई भी फिल्म ले लो, आप कैरेक्टर को डिफाइन करते हो। पहले कैरेक्टर को आपने डिफाइन किया, ऐसे डिफाइन किया कि ये कैरेक्टर, अब जैसे केजीएफ है, केजीएफ में लास्ट में उसने पार्लियामेंट में गोलियां वोलियां चला दी, तो वो पहले पार्ट से बिल्ड हो रहा था कि नहीं यार ये बंदा कर सकता है ऐसा कुछ काम, है ना, तो वो बिल्ड किया गया उसके कैरेक्टर को ऐसे। अब यहाँ पे आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था वो उस तरीके से बिल्ड ही नहीं किया गया कि वो जेल इस तरीके से तोड़ देगी। वो तो एक बिल्डिंग होती है ना कैरेक्टर की, वो ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये जाके ये तोड़ देगी, तो वो दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। केजीएफ में एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि नहीं यार ये तो इतना ओवर द टॉप दिखाया ही गया पूरे उसमें, तो ये कर सकता है ये चीज़। तो वो वहाँ पे वो चीज़ की कमी थी मेरे को जहाँ तक लगता है। आई थिंक ये फिल्म आई थिंक अभी ओटीटी पे तो उपलब्ध नहीं है ना, अभी शायद आई नहीं है जिगरा ओटीटी पर। प्रतीक भाई, आप क्या है ना कि देखिए, अभी हमने तो जिगरा भी नहीं देखी, हमने सिंघम भी नहीं देखी, हमने भूल भुलैया भी नहीं देखी। तो आप बेसिकली पता है क्या काम करते हैं? आप वो काम कर रहे हैं, यानी कि आप एक प्रकार से हलाहल पी रहे हैं। आप पहले सारी फिल्में देख लेते हैं और फिर लोगों को आगाह कर देते हैं कि मत देखिए। भाई हमें तो अगर कोई फिल्म देखने जानी होती है तो पहले हम बुराड़े भाई साहब को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया देखे कि ना देखें। जी आपका धन्यवाद भाई। तो आई थिंक हाँ तो ये आगे दो तीन और फिल्में हैं पिछले महीने की चर्चा करने वाली। आप देख लीजिए, एक विकी विद्या का वीडियो है, एक रजनीकांत की वेट्टयन थी, ये रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की वेट्टयन आई थी। ये विकी विद्या का वो वाला वीडियो, मतलब मेरे ख्याल से इस फिल्म का नाम बदल कर रख देना चाहिए था, विकी विद्या का गू। तो इतनी वाहियात फिल्म थी भाई साहब। आपने फिल्म देखी वो? आपने फिल्म देखी वो? भाई साहब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और बहुत सारे इसके रिव्यूज पढ़े, तो उसके बाद मेरी हिम्मत हुई नहीं, तो मैं देख नहीं पाया हूँ उसे। नहीं, फिल्म देखिए, फिल्म अच्छी है, हालांकि डबल मीनिंग जोक्स है, उस कारण से जिनको डबल मीनिंग जोक्स पसंद नहीं है वो ना देखे। परंतु जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन है ना फिल्म का, सामाजिक चित्रण आप देख लीजिए, कहीं पर भी पेट्रियार्की के नाम से कोई छाती नहीं कूटी गई। जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स से फिल्म है उनको डोमिनेटिंग दिखाया है, घर में पुरुषों के ऊपर वो अधिकार से बात कर रही है। मतलब जो फेमिनिस्टों का सामाजिक चित्रण, वामपंथियों का सामाजिक चित्रण जो होता है ना, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है राज शांडिल्य, आप उनका इंस्टाग्राम पेज जाकर के देखना या फेसबुक पेज जाकर के देखना, और अभी से नहीं, काफी लंबे समय से वो खुलकर मोदी जी और योगी जी का समर्थन करते हैं। आप उनके लगभग पिछले कुछ वर्षों के पोस्ट वगैरह देखेंगे ना, खुलकर मोदी जी योगी जी का समर्थन करते हैं। और इवन उन्होंने अपने फेसबुक पेज में राज हिंदू शांडिल्य, हिंदू अपने नाम के बीच में उन्होंने डाला हुआ है। अभी योगी जी ने जब जो नाम कंपलसरी कहा था ना, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, चाहे ठेला हो होटल हो, उस समय भी उन्होंने एक पोस्ट की हुई है कि भाई हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम तो नहीं बोलते, परंतु दुकान का नाम वंदे मातरम अवश्य रखेंगे। तो फिल्म के जो डायरेक्टर है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं, राष्ट्रवादी है, तो उनकी वो थॉट प्रोसेस फिल्म में भी देखने को मिलती है। बात केवल इतनी है कि फिल्म में डबल मीनिंग जोक्स है, तो उस कारण से फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म नहीं है। पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, एक्टिविज्म नहीं था, और डायरेक्टर चलो हमारी विचारधारा के है, तो डबल मीनिंग जोक्स तो ठीक है, वो फिल्म का टोन ही उस प्रकार का था। और जो ये सेक्स टेप का भी जो थीम है ना, देखिए वामपंथियों को ये थीम बहुत पसंद आती है सेक्स टेप की, क्योंकि इस थीम को उपयोग करके वो एक पेट्रियार्की का हवा खड़ा कर सकते हैं। परंतु ये फिल्म उससे एग्जैक्टली अपोजिट करती है। पहली बात तो सेक्स टेप, राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी का जो कैरेक्टर है वो युवावस्था की उच्छृंखलता में सेक्स टेप बना रहे हैं अपना, तो उसको कोई उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। दूसरी बात, फिल्म के एंडिंग में स्त्री को अपने घर के सम्मान, अपने घर की इज्जत के रूप में ही राजकुमार राव का पात्र बताता है कि भाई एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनके लिए घर की स्त्री, माँ, बहन, बेटी, वो अपने घर के इज्जत के जैसी होती है।
तो स्त्री को अपने घर का सम्मान, इज्जत बताना, ये भी फेमिनिस्टों को बहुत ज़्यादा चुभता है। आप कई सारे फेमिनिस्टों के इंटरव्यू देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारी योनि में है क्या, हमारे मतलब आप समझ, वो ये खुलकर फेमिनिस्ट कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारी योनि में नहीं है, हम जैसे चाहे जिएंगे, खुलकर जिएंगे, मन के अनुसार जिएंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, टोकने वाले, समाज या पेरेंट्स, क्योंकि तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारी योनि में नहीं। ये बातें फेमिनिस्ट कहते हैं, पर ये फिल्म उससे एग्जैक्टली अपोजिट बात कहती है कि भाई एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर की बहन, पत्नी, माँ अपने घर के सम्मान और इज्जत की जैसी होती है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिल्म सही मायने से अच्छी बनाई हुई फिल्म है। डबल मीनिंग जोश के कारण हो सकता है कि लोगों को मतलब फैमिली ऑडियंस के लिए तो फिल्म नहीं है, ये बात मैंने फिल्म के रिव्यू में भी कही थी। हो सकता है मतलब जिनसे मैंने पूछा उन्होंने मेरे को यही बातें बोली कि यार इसके साथ चले गए, उसके साथ चले गए, बड़ी वाहियात फिल्म थी, ये हुआ वो, इस तरीके से मेरे को जो नहीं, ये फिल्म कैसी पता है, गिल्टी प्लेजर वाली फिल्म है। कभी अगर दोस्तों के साथ में बैठ गए और हंसी मजाक करनी है ना, तो आप देख सकते हैं। हालांकि एंडिंग में उन्होंने काफी इमोशनल मैसेज भी दिया है। और इसके जो डायरेक्टर है, इनकी जो पहली फिल्म थी ना ड्रीम गर्ल 1, उस पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाया था। आप कुछ यूट्यूब पर एलिट क्रिटिक्स के, वो क्रिटिक्स के रिव्यू देख सकते हैं। उन्होंने उनकी पहली फिल्म को इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाया था। क्यों? क्योंकि उसमें अनु कपूर का जो पात्र है ना, उसे एक मुस्लिम महिला से प्रेम हो जाता है, और उसके बाद में वो अपने आप को मुस्लिम बनाने का प्रयास करते हुए दिखाया। और कैसे दिखाया है कि वो अपने घर को हरा रंग दे रहा है, दाढ़ी बढ़ा ले रहा है, और अचानक से उर्दू में बात करने लग जाता है। तो जितने भी वो क्रिटिक्स है, उन्होंने कहा कि भाई ये मुस्लिम समाज का एक मजाक उड़ाया है उन्होंने एक प्रकार से। ऐसा तो फिल्म में कहीं पर भी आपको देखते समय लगेगा नहीं, परंतु इस प्रकार का आरोप उनकी फिल्म पर लगा था। हालांकि ड्रीम गर्ल का जो पार्ट 2 था उनका, मुझे वो पसंद नहीं आया था, बहुत ही वाहियात फिल्म थी वो। पर ये तीसरी फिल्म डबल मीनिंग जोक्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, तो ओवरऑल सामाजिक चित्रण जिस प्रकार का था, या एंडिंग में जो मैसेज देती है, उस दृष्टि से अच्छी, ठीक फिल्म थी। कुछ देखनी ही चाहिए ऐसी नहीं है, पर ठीक है फिल्म, ठीक थी। वन टाइम वॉच जिसे कहते हैं। अच्छा यार ये बताओ, ये स्माइल 2 आई है, ये कैसी फिल्म है? अगर आपको स्माइल पसंद आई थी तो गलती से भी स्माइल 2 मत देखना। देखिए ये इस पर आपको बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेंगे स्माइल 2 पर। किसी को बहुत पसंद आएगी और किसी को बहुत खराब लगेगी फिल्म। क्यों? क्योंकि पहली बात तो स्माइल जो पहली फिल्म थी ना, उसका टोन आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंटेंस, और फिल्म की शुरुआत से ही जो एक मेंटल हॉस्पिटल जो एक दिखाया है, मेंटल असाइलम जो दिखाया है, वहाँ पर इतना ऐसा, वो क्या शब्द में उपयोग करूँ, बड़ा ही डिप्रेसिंग और डरावना, क्रीपी ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया है। तो शुरुआत से ही एकदम अंदर डर बनाती है वो फिल्म, वो वहाँ पर सफलता मिलती है। और ओवरऑल पूरी फिल्म में उन्होंने उस टोन को कंटिन्यू रखा है। सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर वो टोन ही आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्रीपीनेस जो होती है वो सेकंड पार्ट में है ही नहीं। यहाँ पर जो लीड कैरेक्टर में उन्होंने लिया है वो एक पॉप स्टार है, वो स्टेज पर गाने गा रही है, पॉप सॉन्ग्स वगैरह फिल्म में दिखाए गए हैं। तो वो जो डरावना, जो क्रिपीनेस लगनी चाहिए ना, वो फील ही नहीं होती। बीच बीच में उसको घर में वो जो कुछ दिख रहा है सुपरनेचुरल चीज़ है, वो ठीक है, वहाँ पर थोड़ा बहुत डर लगता है, जंप स्केयर्स वगैरह डाले हुए हैं, पर पहले फिल्म वाली बात यहाँ पर नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर खून खराबा बहुत है। मतलब जैसे कोई अपना मुंह फोड़ रहा है, गले पर चाकू चला रहा है, आंखें फोड़ रहा है, तो वो बातें खुलकर दिखाई है। तो अगर किसी को स्लैशर फिल्में पसंद है, खून खराबा वगैरह देखना, तो उस दृष्टि से किसी को पसंद आ सकती है, पर पहली फिल्म वाली बात नहीं है। यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती ऐसी फिल्में। एक समय आया था जब पसंद आने लगी थी ये वाली फिल्में। क्या है कि अभी जिंदा विंदा के टाइम पे एक वो आई थी रॉ। मैं एक्चुअली जिंदा में जो वो दांत वगैरह तोड़ता है, उस समय मैं वो नहीं देख पाया था। बट अभी जिंदा कौन? जिंदा मैंने नहीं देखी। जिंदा संजय दत्त की एक फिल्म थी। नहीं, मैंने वो नहीं देखी। मैं जो स्लैशर फिल्में मतलब ऐसी देखिए, हैलोवीन अगर आपने देखी होगी, या फिर सौ के देखे पार्ट्स आपने, वो बड़ी भयानक। तो उस टाइप से अगर आपको, हाँ, तो उस टाइप से अगर आपको थोड़ा स्लैशर फिल्में पसंद है, तो ऐसे कुछ सीन्स है स्माइल 2 में। नहीं देखिए, 100 इज अ गुड फिल्म, अगर उसको आप कंटेंट वाइज देखोगे इट्स अ गुड फिल्म। पर जब वो काट पीट हो रही है तो मैं थोड़ा सा कम देख पाता हूँ उन चीज़ों को। परंतु क्या हुआ अभी प्रतीक भाई, जैसे अभी हमने इस टाइप की फिल्म की बात की, तो मैंने इस दीपावली पर मुझे एक फिल्म का रिकमेंडेशन आया। उस फिल्म का नाम था वेलकम होम। वो बहुत घटिया फिल्म, मराठी फिल्म थी। नहीं, मराठी नहीं, हिंदी है वो फिल्म। मराठी डायरेक्टर है शायद, फिल्म हिंदी है। आई थिंक दोनों भाषाओं में थी, जितना मुझे पता है। हाँ होगा, मतलब मराठी डब होगा, पर ओरिजिनल हिंदी में है वो। वेलकम होम ही था ना, वेलकम होम। ओके।
हाँ, वेलकम होम ही नाम है उसका। तो आपका क्या, वो भी इसी टाइप की फिल्म ज़्यादा थी उसमें, मतलब इट वाज, मैंने उसका रिव्यू 5 वर्ष पहले किया हुआ है जब वो रिलीज हुई थी। बहुत ज्यादा नीच मानसिकता की फिल्म, एकदम गटर छाप मेंटेलिटी जिसको हम कहते हैं ना, उस प्रकार की मेंटेलिटी की वो फिल्म है। मतलब कोई व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है हिंदू सिंबल्स को टारगेट करने के लिए, वो आपको वेलकम होम देख करके पता चलेगा यार। मतलब आप ये विकृत आपने मानसिकता बिल्कुल- देखिए डायरेक्टर की। हाँ, मतलब ये बात जो आपने बोली है ना, इससे मैं बहुत एग्री करता हूँ। उस फिल्म के अंदर जितना मैंने फील किया, उस फिल्म के अंदर बंदा क्या दिखाया गया है कि वो बंदा जो है, जो एग्जैक्टली ये सारे गंदे काम कर रहा है, वो माँ के पैर दबा रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, घंटियाँ गीता पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, घंटी बजा रहा है, और उसके साथ घंटी बजाते बजाते कह रहा है कि जाके रेप करके आओ। ये सारी चीजें उस गोमाता की पूजा कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, माँ की सेवा कर रहा है। जितने भी एक ट्रेडिशनल फैमिली में जो बातें होती है ना, वो सब वहां पर दिखाई है। और फिल्म की शुरुआत में क्या वो कह रहे हैं कि ट्रू इवेंट्स पर आधारित है जी। आप देख लीजिए, ये ट्रू इवेंट्स जो शब्द होता है ना, इसको किस प्रकार से वामपंथी उपयोग करते हैं। अब कहीं पर किसी घर में ऐसी घटना हुई होगी, पर क्या वो डायरेक्टर वो देखने के लिए गया था कि वो अपनी माँ के पैर दबाता है या नहीं, वो गीता पढ़ रहा है या नहीं, रामायण पढ़ रहा है या नहीं, दिन में 4-4 बार पूजा कर रहा है या नहीं, गोमाता की सेवा कर रहा है या नहीं। और इनकी विकृत और नीच मानसिकता देखिए, फिल्म के एंडिंग में वो जो 2 लड़कियां हैं उनको गोमाता को जलाते हुए दिखाया है। मतलब ये जो गौ सेवा की बात हिंदू करते हैं ना, इस बात की चिढ़ खींच इनके अंदर किस हद तक भरी हुई है कि उसको टारगेट करने के लिए ये लोग इस प्रकार से गौ माता को जलाते हुए दिखाएंगे। मैंने तो उस फिल्म के रिव्यू में ये कहा था उस समय 5 वर्ष पहले कि क्या कोई डायरेक्टर अपने फिल्म में कुत्ते को जलाते हुए दिखाएगा तो क्या ये वामपंथी वो अच्छा कहेंगे उसे, कि मेरे मन में चिढ़ है कि ये लोग सो कॉल्ड पेट पेरेंटिंग के नाम पर पूरी ट्रेडिशनल फैमिलीज को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं अगर कोई कल फिल्म बनाता हूं और उसमें कुत्ते को जला देता हूं तो क्या ये उसको एग्री करेंगे? और यहाँ पर निर्लज्जता के साथ में ये गोमाता को जला रहे हैं। और ये फिल्म जो थी, बेसिकली मुझे किसी ने इसका रिकमेंडेशन आया था कि ये टेक्निकली अच्छी फिल्म है, इसको देखिए। मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया। ऑफ कोर्स अब क्या है ना कि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि फ़िल्म के अंदर पता चल जाता है कि क्या सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है। फिर मैंने इस चीज़ को चेक किया था, ये इवेंट्स सही में हुए थे, ये जो घटनाएं फिल्म में दिखाई गई हैं ये हुआ था। पर पॉइंट वहीं पर आ गया ना कि क्या आपको उस व्यक्ति को इस तरीके का दिखाना ज़रूरी था कि वो एक हिंदू धार्मिक व्यक्ति है और वो ऐसा कर रहा है। ये फिल्म के अंदर एक तरीके से आप सटल भी नहीं, ऑन द फेस मैसेजिंग थी कि एक हिंदू व्यक्ति जो पूजा पाठ में विश्वास करता है और वो बेसिकली पूजा पाठ करते हुए कहता है जा बेटा रेप करके आ, है ना। तो इस तरीके का एक माहौल पूरी फिल्म में दिखता है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा वेलकम होम का रिव्यू अवश्य देखना। मैंने सब बातों को उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इन सब बातों को। आप ना मेरे को लिंक भेज देना, मैं वो लिंक जो है पिन कमेंट में नीचे लगा देता हूँ। उस वीडियो का लिंक लगा देंगे पिन कमेंट में। और कोई फिल्म है? फिल्में तो बहुत रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की वेट्टैयन, उस पर बात करना बनता है। जी, बताइए। क्योंकि वो आपकी पसंदीदा फिल्म जय भीम के डायरेक्टर की फिल्म है। अच्छा जी, बताइए। बताइए आपको जय भीम के डायरेक्टर फिल्म का। हाँ, जय भीम के डायरेक्टर की फिल्म है वो। और इस बार सेम पहली फिल्म में हमने देखा कम्युनिस्ट विचारधारा के फिल्म मेकर है, कार्ल मार्क्स की इतनी बड़ी प्रतिमा हीरो के पीछे लगाई थी। तो सेकंड फिल्म में और क्या हो सकता है, यहाँ पर भी सोशलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। सेंटर में रजनीकांत का जो पात्र है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर है, कई सारे एनकाउंटर किए हुए हैं और उससे बड़ा गर्व है रजनीकांत के पात्र को अपने एनकाउंटर करने पर। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का एक जज का कैरेक्टर है, रिटायर्ड जज है शायद, वो एनकाउंटर के बिल्कुल विरुद्ध है। वो कहते हैं कि नहीं, न्याय व्यवस्था के अनुसार जो शिक्षा सजा होती है वही किसी को भी देनी चाहिए। एनकाउंटर्स का वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब शुरुआत में पता चल जाता है कि एंडिंग में फिल्म कहाँ जाने वाली है। ऑब्वियसली रजनीकांत को वो गलत दिखाएंगे, अमिताभ बच्चन के पात्र को सही दिखाएंगे, एनकाउंटर्स को गलत दिखाना है उन्हें, वही एंडिंग में होता भी है। परंतु बीच में उन्होंने सोशलिज्म को कैसे ऐड किया है देखिए। राणा दग्गुबत्ती का कैरेक्टर है, एक एविल कॉर्पोरेट उन्होंने दिखाया है, जैसे कि हर वामपंथी फिल्म में विलन ज़्यादातर एविल कॉर्पोरेट ही होता है, दरिंदा उद्योगपति। और उसने एक ऐप शुरू किया हुआ है नया, एक ऐप नहीं उसके कई सारे ऐप है, जिसमें शायद जितना मुझे याद आ रहा है हाँ, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ ही एक ऐप है। और वो किस प्रकार से देश की जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने इस ऐप के थ्रू लोगों को लूट रहा है, और उसके विरुद्ध फिर उसके कारण किससे कई सारे बच्चों की, लोगों की, एक महिला की भी मृत्यु हो जाती है।
एक फेक एनकाउंटर के कारण रजनीकांत को बाद में कैसे गिल्ट होती है, फिर वो कैसे उस एविल कॉर्पोरेट के विरुद्ध जाता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब देखिए यहाँ पर फिल्म सोशलिज्म को तो प्रमोट करती है। सोशलिज्म की जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है कि भाई जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनको पब्लिक सेक्टर के अंडर लाया जाए, गवर्नमेंट के अंडर लाया जाए, वो प्राइवेटाइजेशन का हर प्रकार से विरोध करते हैं। तो यहाँ पर भी सरकारी स्कूलों को वो प्रमोट कर रहे हैं। अब सेंटर में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रखा है, इस कारण से एक सामान्य व्यक्ति जब फिल्म देखेगा ना, या कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, वो फिल्म से एग्री करेगा, क्योंकि सेंटर में एजुकेशन सिस्टम है। और शिक्षा के व्यवसायीकरण का तो सभी विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो। सब इस बात से परेशान है शिक्षा के व्यवसायीकरण से, जिस प्रकार से आजकल प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। तो सेंटर में एजुकेशन सिस्टम रखने के कारण भले ही वो फिल्म सोशलिज्म को प्रमोट कर रही हो, फिर भी अधिकतर दर्शक उससे एग्री करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि वो जिन बातों को, जिस एजुकेशन सिस्टम को वो प्रमोट कर रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम वही है। क्योंकि आज जो हम एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं उसके कारण ही सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि देखिए आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, उससे निकलने वाले बच्चों की मानसिकता क्या होती है कि भाई मुझे एक व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मुझे एक एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए। वो जस्ट किसी न किसी कॉर्पोरेट हाउस का कॉर्पोरेट मजदूर बनने की ही उसकी केवल मानसिकता बन जाती है। उसके अगेंस्ट उल्टा जो इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं गया हो या ज़्यादा भले ही कम उसने पढ़ाई की हुई हो, ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप या जो एक उद्योगी जो मानसिकता है ना, वो उन लोगों की ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इस कारण से आप विश्व भर में देख लीजिए जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हुई है, वो अधिकतर आपको स्कूल ड्रॉप आउट ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से जो व्यक्ति निकलता है ना, उसकी मानसिकता ही कॉर्पोरेट मजदूर बनने वाली हो जाती है। या तो मुझे सरकारी नौकर बनना है या कॉर्पोरेट मजदूर बनना है। बस वो शांति चाहता है, जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं चाहता, क्योंकि इतने 25-30 वर्ष उसने एजुकेशन सिस्टम को दिए हुए होते हैं। तो उसके बाद में फिर उस व्यक्ति के अंदर वो उत्साह, वो जोश बचता ही नहीं कि भाई मैं कुछ अपने बल पर खड़ा होकर के कुछ मैं अपना स्वयं का एक रोजगार, स्वयं का एक व्यवसाय शुरू कर सकूं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस एजुकेशन सिस्टम का, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हम आज देख रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ही जो छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। क्योंकि आप देख लीजिए आज से कुछ वर्ष पहले तक, जिन्हें हम आज जातिया कहते हैं, पारंपरिक व्यवसाय, कोई सुतार हो, विश्वकर्मा हो, कुम्हार हो, लोहार हो, उनके अपने अपने छोटे छोटे व्यवसाय थे। उन व्यवसायों के आधार पर उन्होंने अपने अपने परिवार बहुत अच्छे से और स्वतंत्रता के साथ में जीते हुए चलाए हैं। पर आज उन्हीं परिवारों के माता पिता अपने बच्चों को उस व्यवसाय में नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते कि अब मेरे बच्चे को किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में जॉब मिल जाए। तो वो छोटे छोटे उद्योग नष्ट हो रहे हैं और इसका फायदा बड़े बड़े कैपिटलिस्ट उल्टा उठा रहे हैं। तो स्किल्स को डेवलप नहीं किया जा रहा एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो जो बातें फिल्म प्रमोट कर रही जिस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को, वही सबसे बड़ी जड़ है एविल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। बट आई थिंक इविल कॉर्पोरेट का भी एक बहुत ज़्यादा मामला उठाया जाता है। जैसे इस देश के अंदर आप ये देखिए, पहले टाटा बिरला को गाली दी जाती थी, आज की डेट में अडानी अंबानी को दी जाती है, जबकि दे आर प्रोड्यूसिंग लैक्स ऑफ जॉब्स। सो मुझे नहीं लगता कि, आई थिंक ये हम तो अपने चैनल पर इस चीज़ को काफ़ी उठाते रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो समाजवादी नारों से पेट नहीं भरते हैं। समाजवादी नारे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर पेट नहीं भर पाते हैं वो। या आपको लगेगा कि ये क्रांति आएगी, वो क्रांति आएगी, पर क्रांति जो होती है वो, अब देखिए हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ लोगों का यदि आपको पेट भरना है तो वो समाजवादी नारों से नहीं भरेगा, वो प्रोडक्शन से भरेगा और कंजम्पशन से भरेगा। ये दोनों चीज़ें जो होती है मार्केट इकोनॉमी में आ जाती हैं। और मार्केट इकोनॉमी जो होती है ना, अब जैसे कई फिल्में प्रमोट करेंगी कि सरकारी नौकरियां, सरकारी कंपनी, सरकार के अधिकार क्षेत्र में, जैसे कि आपने शिक्षा का एग्जांपल दिया, शिक्षा से लोग एग्री कर जाएंगे लेकिन और किसी सेक्टर से नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टील है, नहीं करेंगे, स्टील है तो स्टील के क्षेत्र में एक समय ऐसा था कि सिर्फ उसे सरकार ही बना सकती थी। ठीक है, एक समय ऐसा था, सरकार या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई दूसरी कंपनी, सिर्फ इतना ही था। तो उसके और ऐसे 50 सेक्टर हुआ करते थे, जैसे कि डिफेंस ले लीजिए, ऐसे और 25 सेक्टर और मान लीजिए। ये मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी ने उन सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट के अंडर लिया था, जितने मैंने पढ़ा हुआ है। अब एटलीस्ट बैंक तो उन्होंने लिए थे, बट ये नेहरू के समय से ही ये इस प्रकार का समाजवाद जो था, नेहरू के समय से ही था शायद। तो नेहरू के समय से ही ये चल रहा था 1991 तक, जिसको हम लाइसेंस राज बोलते थे। बेसिकली अगर आपको एक कंपनी खोलनी है तो कंपनी खोलने के लिए आपको सरकार के पास जाना है लाइसेंस लेने के लिए। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इतनी होती थी कि उसमें आपको अपना आइडिया बताना पड़ता था और उसके बाद 2-3 साल उसमें लग जाते थे लाइसेंस लेने में। इतने आपका आइडिया जो है वो दूसरा बंदा कॉपी करके उसका प्रोडक्ट बना देगा, आप घंटा बनाओगे। तो ये एक प्रक्रिया हुआ करती थी जिसको लाइसेंस राज बोला जाता था। उस प्रक्रिया के दौरान भारत भूखा मरा है। भारत गिरवी रख रहा था अपने सोने को,
भारत गिरवी रख चुका था अपने, एक तरीके से अपने देश को गिरवी रख चुके थे हम लोग। तो वो कंडीशन ऐसी कर देते हैं। और इसी के समानांतर यदि हम इंग्लैंड का एग्जाम्पल देखते हैं तो इंग्लैंड में भी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके उपरांत समाजवाद को इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि समाज जो था वो गरीब हो चुका था आर्थिक रूप से। वहाँ पर लोगों के पास, आप ये लगा लीजिए, ब्रेड की लाइनें होती थी, उन पर लंबी लंबी, ब्रेड की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। तो समाज के अंदर जो जिसे कहते हैं ना समाजवाद की, सरकार के द्वारा समाजवाद प्रेरित किया जाता था, पोषित किया जाता था। बट अगले 30 सालों के अंदर ये स्थिति आ गई थी कि इंग्लैंड जो है वो बर्बादी की कगार पर चल रहा था। तब जाकर मार्गरेट थैचर आई थी। मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव पार्टी की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था प्राइवेटाइजेशन। आप ब्रिटिश टेलीकॉम का केस देखकर देखिए, मैं लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश टेलीकॉम जैसी कंपनी जो कि गर्त में जा चुकी थी, उसको किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के द्वारा उठाया गया है। आप देखिए उस कंपनी का केस। तो एक के अब, और इसके पीछे भी ना देखिए प्रॉपर सूझबूझ है इस चीज़ के पीछे। एक कंपनी कौन चलाता है? कंपनी बेसिकली बिजनेस ओनर चलाता है। जो बिजनेस ओनर का क्या मतलब होता है? जो 1 रुपये का 2, 2 रुपये का 4, इस टाइप का करना जानता है, प्रॉफिट बनाना जानता है, राइट। अब क्या हो जाता है कि कोई, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी कौन चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन। उनको 1 का 2, 2 का 4 करना नहीं आता। वो सोचेंगे अगले चुनाव में वोट मिल जाएगा, इस कंपनी का जो ऑफिस है, इस कंपनी का ऑफिस अपने क्षेत्र में खोल देता हूँ। वो ये नहीं देखेगा मुझे प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। तो ये एक सोच में डिफरेंस होता है। वो लोगों को आश्वासन देगा कि मैं आपको रिजर्वेशन दूंगा, मैं कम से कम कीमत में आपको सर्विस दूंगा, कम से कम कीमत में ये आपको वस्तु दूंगा। तो कंपनी तो लॉस में जाती जाएगी और वो लोगों को आश्वासन इस प्रकार के देते जाएगा। और आपने ब्रिटिश टेलीकॉम का उदाहरण दिया, भारत में भी टाटा एयरलाइंस का उदाहरण है, जो पहले प्राइवेट कंपनी थी, बाद में इंदिरा गांधी या नेहरू सरकार ने, पता नहीं, उन्होंने, नेहरू सरकार ने शायद, तो उसको एयर इंडिया बना दिया, पूरी तरीके से लॉस में चली गई। अभी फिर से टाटा ग्रुप ने उसे परचेज किया हुआ है। और ऐसे तो हर सरकारी डिपार्टमेंट का उदाहरण, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति उस कंपनी को चला रहा है उसने खून पसीना नहीं बहाया है उस कंपनी के लिए, तो उसका एक अपनत्व उस कंपनी के प्रति होना संभव ही नहीं है। उसको पैसे मिल रहे हैं, पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो मरे मरे मन से ही वो काम करेगा। और जो कंपनी चला रहे हैं ऊपर, वो ऑब्वियसली लोगों को बस आश्वासन, प्रलोभन देते जाएंगे कि हम आपको सस्ते में सर्विस देंगे, सस्ते रिजर्वेशन देंगे, वगैरह वगैरह। तो स्वाभाविक सी बात है वो कंपनी गर्त में जाएगी ही जाएगी। ये बताइए प्रतीक भाई, आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम भी कुछ यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल चलाने में ही इतनी मेहनत लग जाती है भाई। आप साला क्या बात कर रहे हो? कंपनी चलाने की बात कर रहे हो, इतनी बड़ी $multi-billion कंपनी आप चलाने की बात कर रहे हो। वो पॉलिटिशियन से चलवाओगे या फिर ब्यूरोक्रेट से चलवाओगे? और जो एक्चुअली में बिजनेस ओनर होता है या फिर बिजनेसमैन, जिसके अंदर बिजनेस एक्यूमेन होता है, उसको आप सैलरी पे नहीं रख सकते हो। सरकारी कंपनी वाले उसको सैलरी पे नहीं रख सकते हैं कि भाई आप आइए चलाइए हमारी कंपनी। उसको प्रॉफिट दिखता है, वो ओनरशिप लेता है, तब वो अपना काम चलाता है, राइट। अब इन्होंने साला पूरी थ्योरी ही बदल दी है, जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ कितना बड़ा व्यापार कर रही हैं। उस केस में हम इस देश में प्राइवेटाइजेशन का विरोध देख रहे हैं। तो आई थिंक बात वही ना, हमें, हाँ जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। बात वही है ना कि हमारे देश में ये सोशलिज्म की जो मानसिकता है वो इस हद तक अंदर डाली हुई है ना कि कहीं पर भी आप देख लीजिए, उद्योगपतियों का विरोध करने बहुत कूल हो गया है। सामान्य बच्चे भी अगर आप देखेंगे तो अदानी अंबानी के नाम से छाती कूटना उन्हें बहुत कूल लगता है। कहीं पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा हो तो तुरंत भाई ये तो पर्यावरण नष्ट कर रहे हैं। तो ये बातें अंदर दिमाग में इतनी डाली हुई है। पर यही लोग होते हैं जो कहेंगे कि भाई देखो देखो वेस्टर्न कंट्रीज में कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कैसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है। पर वो जब भारत में होता है तो इनको वो आंखों में चुभने लग जाता है, किरकिरी बन जाती है आंखों की। मतलब डेवलपमेंट तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरह चाहिए जहां पर कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट किया जाता है, पर भारत में हमें सेलिब्रेट करना है कम्युनिज्म को, और डेवलपमेंट चाहिए कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह। These guys are the same guys जो कि जेफ बेजोस को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि स्टीव जॉब्स को सेलिब्रेट करते हैं, बिल गेट्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अडानी अंबानी को गालियाँ देंगे। तो ये जिसे कहते हैं ना, एक हिपोक्रेटिकल एक माहौल हमारे देश में इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। बहरहाल तो, और ये जो मानसिकता बनी है ना अनुज भाई, ये ऐसी फिल्मों के कारण ही बनी है कि लगातार हम देखते जाते हैं कि भाई जो
उद्योगपति होगा वो एविल ही होगा, वो बुरा ही होगा। तो वेटेन जैसी फिल्म, भाई चलो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सेंटर में रखा है, परंतु वो मेंटेलिटी बन जाती है कि भाई सब कुछ चाहिए तो पब्लिक सेक्टर के अंडर चाहिए, प्राइवेट होगा तो वो दरिंदा एविल कॉर्पोरेट होगा। इवन आप देखिए भेड़िया जैसी फिल्म, पता नहीं आपने भेड़िया वरुण धवन की देखी या नहीं, उसमें भी सेम कंसेप्ट है। आप देख लीजिए, एक नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, हाईवे बनकर जा रहा है, तो वहां पर भी ये कथित पर्यावरणवादी खड़े हो गए और वहां पर नक्सली उन एविल कॉर्पोरेट को नहीं मार रहा तो भेड़िया आकर के मार रहा है। तो नक्सलियों की जगह जस्ट बस उन्होंने भेड़िया बना दिया है। तो ये नक्सलियों को ग्लोरीफाई इन्हीं बातों को लेकर के करते हैं कि भाई उद्योगपति आदिवासी क्षेत्रों में जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये कहकर कि ये नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं। और यहाँ पर नक्सलियों की जगह जस्ट उन्होंने भेड़िया बीच में डाल दिया। कहानी वही हम जो कई बार देख चुके हैं, तो मेंटेलिटी वही है। मेडॉक की है ना भेड़िया भी? हाँ, मेडॉक की है, इसलिए मेडॉक का ये सुपरनेचुरल यूनिवर्स है ना, बाहर से जितना सिंपल लगता है ना, आप अगर डिटेल में जाएंगे ना, मुंजा देख लीजिए, भेड़िया देख लीजिए, स्त्री देख लीजिए, बहुत सटल वे में ये लोग बड़ा ही विचित्र यूनिवर्स डेवलप कर रहे हैं। बट दे आर मेकिंग, अगर हम इसको टेक्निकल दृष्टि से देखेंगे तो फिर लोगों पर अच्छी तो, बनी है, टेक्निकली अच्छी बनी हुई फिल्म है, लोगों पर तो प्रभाव डाल रही हैं। यही फिर जो हमने इस वीडियो के शुरू में बात कही थी वही आ गई ना। ये अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बेशक से सटल प्रोपेगेंडा के साथ बना रहे हैं, बट ये साला सिंघम जैसी फिल्में, ये पूरा जो जितना थोड़ा बहुत काम लोगों ने किया है अच्छी फिल्में बनाने का, या फिर अच्छे मतलब जिस नैरेटिव को चेंज करने के लिए पिछले 10 साल लगाए गए हैं, उस नैरेटिव को ये साला बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इवन मजाक बना करके रख दिया है, मजाक बना करके रख दिया है रामायण का। और ऊपर से दिखावा ऐसे कि जैसे जो राष्ट्रवादी सरकार है वो हमसे बनवा रही है, जैसे ऐसा ही एक इंप्रेशन सामने से जाता है। जिस पर भाई कौन डायरेक्टर ऐसा सामने से फिल्म डायलॉग्स डालता है, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत है, ठीक है वो सटल वे में कुछ बातें डालनी होती, पर यहाँ पर तो जो बातें बीजेपी के नेता बोलते हैं ना, वही के वही डायलॉग्स फिल्म में चिपका दिए इन्होंने। मतलब और होम मिनिस्टर से जाकर के मिल रहे हैं बार बार। भाई कौन सा पुलिस ऑफिसर बोला क्या? वो नहीं डाला। और शिवगढ़ का पुलिस ऑफिसर होम मिनिस्टर से जाकर के मिल रहा है, क्या सेंस है इस बात का? पर चल रहा है कुछ भी। चलिए, तो आई थिंक इसको अभी समाप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि कैमरा बंद होने वाला है भाई साहब। तो बेटर है, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया आज। हाँ, काफी 2-2 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा भाई, कोई ऐसी फिल्म जो पिछले महीने की देखनी चाहिए, 1-2 रिकमेंडेशन लोगों को दीजिए और फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक तो मराठी फिल्म है फुलवंती, अभी तो थिएटर में ही है, तो पता नहीं OTT पर तो अभी अवेलेबल नहीं है, पर फुलवंती अवश्य देखना। बाबा साहेब पुरंदरे जी के द्वारा लिखित उपन्यास पर वो फिल्म आधारित है। और बाबा साहेब पुरंदरे जी, आपने नाम सुना है उनका? नहीं, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को महाराष्ट्र में घर घर तक पहुंचाने वाले हैं बाबा साहेब पुरंदरे जी। और वामपंथी उनके नाम से छटपटाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से महाराज के इतिहास को पहुंचाया है ना, वामपंथी कहते हैं कि इन्होंने क्या ब्राह्मणीकरण कर दिया है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का, क्योंकि उन्होंने सही इतिहास सामने रखा। और जो वामपंथी है वो तो महाराज के इतिहास को विकृत करने का काम करे। तो बाबा साहेब पुरंदरे जी बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में। उनके उपन्यास पर फिल्म आधारित है फुलवंती, अवश्य देखना, या मेरा रिव्यू आप अवश्य देखना, मैंने वहाँ पर कहानी एक्सप्लेन की है। उसके अलावा एक वाइल्ड रोबोट नाम की हॉलीवुड की फिल्म आई थी, बहुत ही प्यारी फिल्म है, वो आप देख सकते हैं। या फिर एक व्हाइट बर्ड अ वंडर स्टोरी है, वही यहूदियों के नरसंहार पर ही आधारित है वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर टेक्निकली अच्छी बनी हुई फिल्म है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मय्यड़गन एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी फिल्म है, तमिल फिल्म है, पर एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादातर आजकल प्रोपेगेंडा फिल्में आ रही है, पर ये एक एक्सेप्शन है। बहुत ज़्यादा ये प्यार। मय्यड़गन ओके, जो 96 के डायरेक्टर ने बनाई है भाई। हाँ, 96 के डायरेक्टर वाली फिल्म है। फिल्म में बस एक ही कमी है कि एक सीन में पेरियार का फोटो भगवान अय्यप्पा के साथ में दीवार पर दिखाई देता है। उस एक सीन, हालांकि उसमें कोई चर्चा भी नहीं की गई, जस्ट फोटो दिखता है। अब शायद वहाँ का जो पॉलिटिकल वातावरण जिस प्रकार का है, उस कारण से डायरेक्टर को डालना पड़ गया होगा, या क्या कारण है पता नहीं, पर बस एक फोटो दिखता है। बाकी तो ओवरऑल पूरी फिल्म बहुत प्यारी है। भाई साहब 96 जो है मेरे ख्याल 20-25 बार देख चुके हैं, अभी भी हर छुट्टी वाले दिन वही लगा के बैठ जाते हैं। नहीं, ये भी बहुत प्यारी फिल्म है, आप परिवार के साथ में देखना मय्यड़गन को, बहुत प्यारी फिल्म है जी। तो ऑन दैट नोट
हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। लंबी चर्चा हो गई बट सार्थक चर्चा रही। जी। प्रतीक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और अगले महीने फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं आपके साथ कुछ नई फिल्मों के अवश्य। साथ। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।